दोस्तों, मैं एक नया नॉवल एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूँ। चिंता मत कीजिए, पुराना नॉवल भी जारी रहेगा और उसके आने वाले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी मिलती रहेगी। इस नए नॉवल को देखकर कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कैसा लगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लैंग, टिन की पानी की बोतल को मेज पर जोर से पटका गया। 3 दिन का पुनर्जन्म और मैं माउंट ताई की चोटी पर भूख से मर जाऊंगा। गू चानकिंग ने अपने टपकते हुए फौजी ओवरकोट को और कसकर लपेट लिया। ठंड से उसके होंठ बैंगनी पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। क्या तुम मुझे जल्दी से मौत दे सकते हो? खाली। उसके बगल में रखा बिस्कुट का दबा हुआ पैकेट भी खाली था। एक विकट परिस्थिति में स्थानांतरण। उनके पूर्ववर्ती ने कर्ज से बचने के लिए चौकीदार का पद संभाला था, लेकिन फिर एक बर्फीले तूफान ने पहाड़ को घेर लिया, जिससे पानी और बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। ठंडी हवा और पत्थरों से भरे एक कमरे के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। भूख से चक्कर खाकर गू चानकिंग उठ खड़ा हुआ और कोने में पड़े उस भद्दे नीले पत्थर को लात मारी। धिक्कार है इस पत्थर पर, तू भी मेरे रास्ते में आ रहा है। धड़ाम। उसके पैर की उंगलियों में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। जैसे ही गू चानकिंग गाली देने ही वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। डिंग। एक विशेष माध्यम माउंट ताई फैंगशान पत्थर टुकड़ा के संपर्क में मेजबान का पता चला। युगों के इतिहास की प्रणाली सक्रिय हो गई। ये प्रणाली झूठ को वास्तविकता में परिणत करने के लिए समर्पित है। संचालक स्क्रिप्ट लिखता है और आदर्शवाद के बिंदुओं आश्चर्य, भय, विश्वास का उपभोग करके कुछ भी प्रकट करता है। झूठ इतिहास है, इतिहास सत्य है। गू चानकिंग अपना पैर पकड़े हुए वहीं जम गया, फिर वह बेतहाशा खुशी से भर गया। चीटा गया है। अगर उसमें ताकत की कमी न होती तो वह निश्चित रूप से इस पत्थर के सामने 2-3 बार प्रणाम करता। उसके सामने एक रहस्यमयी नीली रोशनी वाली स्क्रीन अचानक प्रकट हुई, जिसे केवल वही देख सकता था। नए खिलाड़ियों के लिए उपहार पैक वितरित किया गया। मिथक प्रतिबिंब कार्ड प्राथमिक X1, स्वर्गीय रहस्य परिरक्षण कार्ड स्थायी X1, स्वर्गीय गुप्त सुरक्षा कवच प्रभावी, बिना किसी खामी के पूर्ण नेटवर्क पहुंच, उच्चतम नेटवर्क अनुमतियां प्राप्त, पता न लगाया जा सकने वाला, न हटाया जा सकने वाला, पूर्ण नेटवर्क एक्सेस। गू चानकिंग के एक विचार के साथ उनकी पहले की घोर अंधेरी दृष्टि अचानक अनगिनत रंगीन डेटा धाराओं से भर गई। फोन या कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी चेतना सीधे वैश्विक इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। उनके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी उमड़ पड़ी। इस दुनिया में प्रौद्योगिकी थोड़ी अधिक उन्नत थी, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से भौतिकवादी थी, जिसमें कोई साधना या जादू नहीं था। फिलहाल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के टॉप पर पिन किया गया है। क्या ब्रह्मांड में मनुष्य ही अकेले हैं? मैंने देखा कि मशहूर विज्ञान प्रचारक ब्लॉगर आक एक बहस का लाइव स्ट्रीम कर रहा था। 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले इस बड़े वी ने अभी अभी तीखे शब्दों के साथ वीबो पर एक पिन किया हुआ पोस्ट किया है। आर्कवी फर्मी विरोधाभास पहले ही बता चुका है कि अगर एलियंस होते तो वे बहुत पहले आ चुके होते। आज तक एक भी जीवाणु नहीं मिला है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड एकदम शांत है। मनुष्य ही एकमात्र चमत्कार हैं। जो लोग एलियंस द्वारा दुनिया को बचाने की कल्पना कर रहे हैं, मैं उन्हें तंत्रिका विज्ञान विभाग में जाने की सलाह देता हूँ। कमेंट सेक्शन में हजारों लोगों ने खुशी जाहिर की। टीचर आक तो बिल्कुल स्पष्ट सोच वाले हैं। विज्ञान पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल सही, सभ्यताओं का संवर्धन। ये तो बुद्धि संवर्धन जैसा है। मनुष्य तो ब्रह्मांड के अनाथ मात्र हैं। क्या वास्तविकता का सामना करना बेहतर नहीं है? इन शब्दों को देखकर गू चानकिंग के जमे हुए चेहरे पर पुरानी यादों की एक झलक दिखाई दी। क्या ब्रह्मांड एकदम शांत है? क्या सिर्फ इंसान ही ऐसा करते हैं? तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बेशक इनमें से किसी भी बात का कोई महत्व नहीं था। चूंकि आपको लगता है कि यहाँ बहुत शांति है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ और दमदार गाने जोड़ दूंगा। गू चानकिंग ने अपनी उंगलियों को रगड़ा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। अगर उसे खेलना ही था तो वो बड़ा खेल खेलेगा। साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की क्या जरूरत थी? वो तो विश्व दृष्टिकोण का पतन चाहता था, सभ्यताओं का आयामी संकुचन चाहता था। उनके पिछले जीवन की महान महाकाव्य रचना आकाश को ढकने वाला पत्ता तुरंत उनके मन में उभर आए। 9 अजगर ताबूत को खींच रहे हैं अंधकार में। उथल पुथल, महान सम्राटों का रक्तपात, मानव जाति का दुखद गीत। ये जगह एक खाली पन्ने की तरह थी, पेंटिंग के लिए एकदम सही। आज से यह स्थान सम्राट का दफन तारा कहलाएगा। गू चानकिंग की चेतना में एक हल्की सी हलचल के साथ ही उसने तुरंत एक नया खाता पंजीकृत कर लिया। आईडी दाओ त्यानी। प्रोफाइल पिक्चर में अंधेरे में टिमटिमाता हुआ एक प्राचीन कांस्य दीपक था। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने सीधे अपनी सर्वोच्च अनुमतियों का उपयोग करते हुए आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया। दाओ त्यानी, ब्रह्मांड वास्तव में सन्नाटे में है। इस एक टिप्पणी ने तुरंत ही सबसे अधिक अपवोट पाने वाली सभी टिप्पणियों को पीछे छोड़ दिया और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर पहुंच गई। नेटिजन्स की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उन्होंने तुरंत दूसरा वाक्य पोस्ट कर दिया। दाओ त्यानी, क्योंकि वे सब मर चुके हैं। बूम। सिर्फ 2 छोटे वाक्य एक शांत झील में गिराए गए विस्फोटक के समान थे। स्वर्गीय गुप्त सुरक्षा कवच पर भरोसा करते हुए ये दोनों टिप्पणियां दिव्य भविष्यवाणियों की तरह अटल रहीं। इन्हें हटाया या डाउनलोड नहीं किया जा सका। 10 सेकंड से भी कम समय में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। ये चुनिबियो कहाँ से आया? हाँ, वे सब मर गए।
क्या तुमने उन्हें मारा? पहली नज़र में तो यह आईडी किसी पुराने धोखेबाज जैसी लगती है, शायद कोई उपन्यासकार हो। क्या आप मनगढ़ंत बातें करना बंद कर सकते हैं? शिक्षक आंख विज्ञान की बात कर रहे हैं और आप मिथक बता रहे हैं। गू चांकिंग ने डेटा स्ट्रीम में उछाल देखा। वह इंतजार कर रहा था। 2 मिनट के भीतर ही आग खुद मैदान में उतर आया। आकवी एट दाउत या नहीं, मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते देखा है। बच्चे, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? तुम कहते हो कि वे सब मर गए हैं, लाशें कहाँ हैं? खंडहर कहाँ हैं? विज्ञान सबूतों को महत्व देता है, सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं। पुनः पोस्ट, आज का चुटकुला सभी के आनंद के लिए। देखते ही देखते दाऊदयानई पूरे नेटवर्क में हंसी का पात्र बन गया। अनगिनत लोगों ने उसकी प्रोफाइल पर धावा बोल दिया उसे डॉक्स करने की चाहत में, लेकिन उन्हें एक अज्ञात पता मिला जिसे खोजा नहीं जा सकता था। यहां तक कि हमला करने की कोशिश करने वाले हैकर्स को भी तुरंत ब्लू स्क्रीन का सामना करना पड़ा। गू चांकिंग ने पृष्ठभूमि में फैल रहे निजी संदेशों पर नजर डाली, जो सभी गालियों से भरे हुए थे। आदर्शवाद के लिए जोड़ 1 अंक, आदर्शवाद के लिए जोड़ 1 अंक। हालांकि यह मामूली नोकझोंक थी, लेकिन यही वह असर था जो वह चाहता था। रहस्योद्घाटन से पहले की तैयारी। अब हाथ जितना ऊपर उठाया जाएगा, बाद में चेहरे पर थप्पड़ उतना ही जोर से पड़ेगा। गू चांकिंग ने एक और पंक्ति टाइप की। दाऊदयानई, अज्ञान ही सुख है। तुम अपने ग्रीनहाउस में बैठकर जश्न मनाते हो, ये सोचते हुए कि दीवार के बाहर सब कुछ पक्षी और फूल हैं, इस बात से अनजान कि तारों भरे आकाश की गहराई में अंधकार ने बहुत पहले ही सब कुछ निगल लिया है। पुनश्च मेरे पाठकों से क्षमा चाहता हूँ, एक नवोदित लेखक होने के नाते मेरी लेखन शैली उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको पसंद न आए तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। मुझे सच में खेद है। अगर आप फिर भी इसे पढ़ सकें तो कृपया मुझे कमियां बताएं और मैं उन्हें सुधार लूंगा। सच में, मैं किसी कारखाने में काम नहीं करना चाहता, मैं अपनी लेखन शैली में सुधार करना चाहता हूँ। एक बार फिर आप सभी को इस साल ढेर सारी खुशियां मिलें। सभी ने जिस आई का जिक्र किया उसके बारे में बता दूं कि फैंकी असिस्टेंट टाइपिंग करते समय अपने आप ही काम करता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद एक किताब बना सकते हैं, इसमें एडिटिंग और अन्य सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। मैं इसका इस्तेमाल बड़े बड़े विवरण लिखने के लिए करता हूं, क्योंकि मुझमें साहित्यिक कौशल की कमी है, जो कि कम पढ़ने का नतीजा है। मैं बाद में धीरे धीरे पूरी किताब को संशोधित करूंगा, लेकिन फैंकी की कुछ सीमाएं हैं और यह पूरी किताब को एक साथ संशोधित करने की अनुमति नहीं देता। मैं भविष्य में लेखन को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस इतना ही। जैसे ही यह वाक्य पोस्ट किया गया, कमेंट सेक्शन में जबरदस्त हलचल मच गई। रिडलर, गौतम से निकल जाओ। तुम इतना गंभीर होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो तस्वीरें पोस्ट करो। तस्वीरों के बिना तुम बकवास कर रहे हो। क्या यह आदमी पागल हो गया है? वे सब मर गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है। ब्लॉगर, पीछे मत हटो। उसका आईपी चेक करो और केबल का पीछा करके उसे हकीकत का सामना कराओ। इस तरह के मार्केटिंग अकाउंट को, जो प्रसिद्धि के लिए अपनी गरिमा को दांव पर लगा देता है, तुरंत प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आग ने पसीने से तरबतर होने वाले 3 इमोजी भी भेजे। अब भी नाटक कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम सबूत पेश कर सकते हो तो मैं आग हमेशा के लिए इंटरनेट छोड़ दूंगा और तुम्हारे सामने 3 बार सिर झुकाऊंगा। बैकग्राउंड में निजी संदेशों की सूचना की ध्वनि लगातार बजती रही। गू चांकिंग दीवार से टिककर खड़ी हो गई और उसने सफ़ेद धुंध का एक झोंका छोड़ा। बाहर हो रहे भीषण दुर्व्यवहार के बावजूद भी उसकी हृदय गति 70 से अधिक नहीं हुई। ये लोग जितनी उग्रता से गाली गलौज करते थे, उतना ही अधिक शुद्ध भावनात्मक मूल्य वे प्रदान करते थे। आदर्शवाद के लिए जोड़ 1 अंक, आदर्शवाद के लिए जोड़ 1 अंक। सिस्टम पैनल पर मान धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इस स्तर के सदमे और क्रोध को केवल निम्न स्तरीय विशेष प्रभावों से ही दर्शाया जा सकता था। उस विशालकाय इकाई को प्रकट करने के लिए उसे और अधिक तीव्र ऊर्जा की आवश्यकता थी। चूंकि आपको लगता है कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं, इसलिए मैं आपके लिए इतिहास का एक अंश लिखूंगा, एक ऐसा अंश जिसे आप घुटनों के बल बैठकर पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, भले ही आप जानते हो कि यह नकली है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद गू चांकिंग ने तीसरी पिन की हुई टिप्पणी पोस्ट करने के लिए एक बार फिर आईडी दाऊदयानई का इस्तेमाल किया। दाऊदयानई, तुम देवताओं की तलाश कर रहे हो। देवता तो बहुत पहले ही चले गए। उस अंधकार युग में जब महान सम्राट भी कहीं दिखाई नहीं देते थे, मानव जाति खून का भोजन बनकर रह गई थी। कोई उद्धारकर्ता नहीं था, केवल 9 लाशें थीं। जीवन में वे 10,000 मील तक फैले बाघों के समान राजसी थे। मृत्यु में उनके भौतिक शरीर क्षय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने स्वरूप का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की दरारों को भरने और अंधकार में उथल पुथल को रोकने के लिए किया। संसार उन्हें प्राचीन निर्जन पवित्र शरीर कहता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महान पूर्णता के अंतिम पवित्र शरीर को एक अपशगुन का सामना करना पड़ा। उनका शरीर लाल फर्श से ढका हुआ था, फिर भी उन्होंने तारों भरे आकाश की ओर दहाड़ लगाई। मैंने मानव जाति की रक्षा के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद बहा दी है। मेरी मृत्यु के बाद मैं तुम्हें अपने सगे संबंधियों को जरा भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। आखिरी विराम चिन्ह टाइप करते हुए गू चांकिंग ने अपने हाथों के पिछले हिस्से को रगड़ा, जो ठंड से अकड़ गए थे। इसे पोस्ट किए जाने के महज 5 सेकंड बाद पहले से ही शत्रुतापूर्ण टिप्पणी अनुभाग में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता बेवकूफ़ नहीं थे। यह अत्यंत सजीव और दुखद वर्णन उस प्राचीन और उजाड़ लहजे के साथ मिलकर तुरंत ही कई चुनिबियों किशोरों के दिलों को छू गया।
हालांकि मुझे पता है कि वह ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, लेकिन ये सेटिंग वास्तव में काफ़ी अच्छी है। प्राचीन निर्जन पवित्र शरीर अपने भौतिक शरीरों से स्वर्ग और पृथ्वी की दरारों को भर रहे हैं। हे भगवान, मुझे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। जाग जाओ ऊपर वाले, यह आदमी तो बस चुटकुले लिख रहा है, उसकी बातों में मत आना। सच कहूं तो इस लेखन शैली का वेब उपन्यासों के लिए उपयोग न करना व्यर्थ है। यहाँ धोखेबाज की तरह व्यवहार करने का क्या फ़ायदा। गू चांकिंग ने देखा कि ज्वार थोड़ा सा बदल गया। मनुष्य ऐसे ही होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से अज्ञात भव्य कथाओं के प्रति विस्मय और जिज्ञासा रखते हैं। तभी एक पुश नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ। आप जिस स्ट्रीमर को फॉलो करते हैं, फ्रॉड फाइटर आर्क ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है। शीर्षक बेहद सनसनीखेज था, इंटरनेट पर वांछित दाओ त्यानई नाम का धोखेबाज। आज रात मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। गू चांकिंग ने क्लिक किया। स्क्रीन पर आर्क एक महंगी एर्गोनॉमिक कुर्सी पर बैठे थे। उनके पीछे मूर्तियों और लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों से भरी एक पूरी दीवार थी। गर्म पीली रोशनी उनके तैलीय चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वे स्वस्थ और दमकते हुए दिख रहे थे। ये दृश्य उस घोर अंधेरे हवादार अवलोकन स्टेशन के साथ एक व्यंग्यात्मक विरोधाभास प्रस्तुत करता है जहां गू चांकिंग इस समय मौजूद था। शुभ संध्या परिवार, आर्क ने तिरस्कार भरे भाव से माइक्रोफोन में चिल्लाते हुए कहा। क्या सबने अभी अभी वो टिप्पणी देखी? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। प्राचीन निर्जन पवित्र शरीर लाल फर से ढका हुआ। क्या इस आदमी ने बहुत ज्यादा डरावनी उपन्यासें पढ़ ली हैं? बुलेट चैट तुरंत स्क्रीन पर छा गई। हा, लाल फर वाला राक्षस। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। आर्क ने अपनी कॉफ़ी उठाए और एक घूंट लेते हुए स्क्रीन की ओर इशारा किया। दोस्त, अगर तुम मशहूर होना चाहते हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। जाओ जुबान हुआ उपन्यास लिखो, विज्ञान के गलियारों में गड़बड़ी मत करो। तुम कहते हो कि कोई पवित्र शरीर है। ठीक है, शव कहाँ है? जीवाश्म कहाँ हैं? कम से कम मुझे एक हड्डी तो ढूंढ कर दिखाओ, भले ही यह सिर्फ एक नाखून ही क्यों न हो। अगर आप इसे पेश कर सकते हैं और कार्बन-14 डेटिंग के जरिए इसकी उम्र 5000 साल से अधिक साबित हो जाती है, तो मैं आर्क इस माइक्रोफोन को मौके पर ही खा जाऊंगा। लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता पल भर में बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। यह उन लोगों से भरा हुआ था जो सिर्फ दुनिया को जलते हुए देखना चाहते थे। गू चांकिंग ने आर्क का प्रदर्शन देखा। ये व्यक्ति बहुत चतुर था, वह भावनाओं को भड़काना जानता था, लेकिन अपनी अत्यधिक बुद्धिमत्ता के कारण ही वह अक्सर अपनी ही चतुराई से मात खा जाता था। गू चांकिंग की उंगली थोड़ी सी हिली और लाइव स्ट्रीम के केंद्र में अचानक एक बोल्ड लाल बुलेट संदेश प्रकट हुआ, जिसने आर्क के बड़े चेहरे को ढक लिया। दाओ त्यानई, तुम्हें सबूत चाहिए। यही तो तुम्हारी सबसे दयनीय बात है। तुम विशालकाय लोगों की हड्डियों पर खड़े होकर तारों भरे आकाश को देखते हो, फिर भी पूछते हो कि वे विशालकाय लोग कहाँ हैं। आर्क एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मेज पर हाथ पटकते हुए हंसा। मुझे ये अस्पष्ट दार्शनिक बातें मत बताओ। मैं तो बस तुमसे जगह पूछ रहा हूँ। कहाँ है ये? तुमने ये नहीं कहा था कि हम हड्डियों पर खड़े हैं। मुझे निर्देशांक बताओ। ठीक है, हमें उस जगह का नाम बताइए। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप काहे हैं? क्या यह आपके सपनों में आता है? बुलेट चैट में जमकर हंगामा मच गया था और लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। गू चांकिंग ने गहरी सांस ली। बाहर हवा और बर्फ धातु की खिड़की से टकरा रही थी, जिससे जोरदार धमाके की आवाज आ रही थी। वह सिर्फ एक स्थान देना नहीं चाहता था, वह एक ऐसा मंच बनाना चाहता था जो पूरी दुनिया के भय को समाहित करने के लिए काफी बड़ा हो। दाओ त्यानई, तथाकथित प्रसिद्ध पर्वत और महान नदियां प्राचीन सम्राटों और महान राजाओं के लिए समाधि स्थल मात्र हैं। चूंकि तुम उन्हें देखने के लिए इतने उत्सुक हो, तो जाओ और अपने पैरों के नीचे की भूमि को देखो। माउंट ताई प्राचीन काल से ही सम्राट फैंगशान समारोह का आयोजन करते आए हैं। क्या आपको लगता है कि यह आशीर्वाद के लिए था? गलत। ये पिछली पीढ़ियों के मानव सम्राटों द्वारा राष्ट्रीय भाग्य को बलिदान के रूप में इस्तेमाल करके उस मोहर को मजबूत करने का प्रयास था जो एक भयानक भय को दबाती है। जैसे ही वे दो शब्द दिखाई दिए, लाइव स्ट्रीम में बुलेट चैट एक सेकंड के लिए धीमी हो गई। माउंट ताई 5 महान पर्वतों में सबसे पूजनीय, विश्व का नंबर 1 पर्वत। किन राजवंश के प्रथम सम्राट, हान राजवंश के सम्राट वू, तांग राजवंश के सम्राट ताइजोंग और सोंग राजवंश के सम्राट ताइजू, अनगिनत सम्राटों ने युहुआंग शिखर पर स्वर्ग को बलिदान अर्पित किए थे। यदि कोई दाओ त्यानई के इस तर्क का अनुसरण करे, उन युगों के सम्राट अमरता की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी चीज को दबाने के लिए वहां मौजूद थे। यह विचार इतना व्यापक था कि कुछ लोग ट्रोल करना भी भूल गए। अरे बाप रे, इसका तो कुछ मतलब भी निकलता है, वरना वे सब माउंट ताई क्यों जाते? फैंगशान इक्वल्स मोहर। मेरे इतिहास शिक्षक के ताबूत का ढक्कन अब टिक नहीं पाता, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बात में काफी दम है। उसकी बकवास मत सुनो। बीते सम्राटों द्वारा इसे दिए गए महान महत्व और 5 महान पर्वतों के शीर्ष पर होने के अलावा ताई पर्वत में कुछ भी खास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ का नज़ारा अच्छा है। बुलेट चैट में लड़खड़ाती आवाजें सुनकर आर्क का चेहरा गंभीर हो गया। वह इस धोखेबाज को कहानी पर नियंत्रण नहीं करने दे सकता था। वह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले ब्लॉग थे, वे तर्कसंगतता और अफवाहों का खंडन करके अपनी जीविका कमाते थे। अगर उनके प्रशंसक आध्यात्मिक विद्या में विश्वास करने लगे तो उनकी रोजी रोटी बर्बाद हो जाएगी। माउंट ताई है ना? आर्क अचानक खड़ा हो गया, उसका चेहरा लगभग कैमरे को छू रहा था, उसके चेहरे पर विकृत और उत्तेजित भाव थे। ये यातायात की एक बहुत बड़ी लहर थी।
इसे न लेना स्वर्ग के विरुद्ध अपराध होगा। मुझे अमीर बनना ही था। ठीक है दाऊत्यानी सुनो। आक ने कैमरे की ओर ऐसे इशारा किया मानो स्क्रीन के माध्यम से गू चानकिंग की नाक की ओर इशारा कर रहा हो। मैं अभी शेडोंग में हूँ, माउंट ताई से केवल 2 घंटे की ड्राइव पर। कल सुबह मैं माउंट ताई पर लाइव स्ट्रीम के लिए जा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने जिन मोहरों, महान सम्राटों और पवित्र निकायों का जिक्र किया है वे वास्तव में किस चूहे के बिल में हैं। अगर मैं शिखर पर पहुंच जाता हूं और कुछ नहीं होता है तो आप पूरे नेटवर्क पर मेरे असली नाम से माफ़ी मांगेंगे और अपना खाता हटा देंगे। स्क्रीन पर दिख रहे उस चिड़े हुए आदमी को देखकर गू चानकिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह यही प्रभाव चाहता था। जब तक आग चलती रहेगी लाखों निगाहें उसका पीछा करती रहेंगी। जब तक उन लाखों निगाहों की निगाहें माउंट ताई पर टिकी रहेंगी तब तक वह झूठ पल भर में एक सत्य में बदल जाएगा जो दुनिया को हिला देने में सक्षम होगा। दाऊत्यानी जैसी आपकी इच्छा। मुझे बस यही आशा है कि जब समय आएगा तब भी आप खड़े होकर बात कर सकेंगे। ओह अभी भी इतना सख्त रवैया अपना रहे हो। आक ने अपने निजी संदेशों में दिख रहे लाल बिंदु पर नजर डाली। उसके होंठों के कोने को दबाना AK-47 के झटके से भी ज्यादा मुश्किल था। वह अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया, हैप्पी वाटर की बोतल खोली और माइक्रोफोन में चिल्लाते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां तेजी से थपथपाने लगा। परिवार, उस धोखेबाज ने फिर से बोल दिया है। देखते हैं इस बार उसने कौन से नए शब्द गढ़े हैं। स्क्रीन पर दाऊत्यानी की प्रोफाइल पिक्चर में वही धुंधला प्राचीन कांस्य दीपक दिखाई दे रहा था और नए संदेश में केवल 2 छोटी पंक्तियां थीं। दाऊत्यानी, चूंकि तुम मृत्यु को ही अपना लक्ष्य बना रहे हो तो ये याद रखना, पहाड़ पर चढ़ने के बाद यदि तुम्हें लाल बालों वाला बवंडर दिखाई दे तो तुरंत घुटने टेक कर प्रणाम करना। तुम शायद एक पूरा शव ही पीछे छोड़ जाओगे। दाऊत्यानी, ये महान पूर्णता प्राप्त पवित्र शरीर के लिए वृद्धावस्था में अज्ञात है। आक ने उस पंक्ति को जोर से पढ़ा और फिर जानबूझकर 3 सेकंड के लिए रुका। पफ हैप्पी वाटर का एक घूंट सीधे स्क्रीन पर छिड़क दिया गया। हा, लाल बालों वाला बवंडर, बुढ़ापे में अज्ञात। आक इतनी जोर से हंसा कि उसने मेज पर हाथ मार दिया जिससे कैमरा हिल गया। भाइयों, क्या इस आदमी को लगता है कि मैं भी एक उपन्यासकार हूँ? क्या मुझे भी उसके साथ नाटक करना चाहिए और लाल बाल देखकर पुनरुत्थान हो जाओ मेरी जान? चिल्लाना चाहिए। लाइव स्ट्रीम चैट में हा और ऑस्कर बेस्ट एक्टर जैसे संदेशों की बाढ़ आ गई। लेकिन उपहास के बीच कुछ असहमतिपूर्ण टिप्पणियां भी सुनाई दीं। फिर भी शिक्षक आक, क्या बुढ़ापे में अज्ञात थोड़ा डरावना नहीं लगता? अंधविश्वासी मत बनो मेरे ऊपर बैठे व्यक्ति। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक सुझाव है। लेकिन माउंट ताई वाकई अजीब है। मेरी परदादी कहती थी कि पहाड़ के पिछले हिस्से में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए वरना आप पर भूत प्रेत का साया आ जाएगा। आक ने स्क्रीन पहुंचने के लिए एक टिश्यू निकाला और कैमरे की ओर अंगूठा दिखाते हुए कहा, ठीक है दाऊत्यानी, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो कल मैं खास तौर पर लाल बालों वाले स्थानों की तलाश करूंगा ताकि उनमें घुस सकूं। अगर कोई नहीं मिला तो मैं ताई पर्वत पर चीड़ की पत्तियों को लाल रंग से रंगकर आपको भेज दूंगा। माउंट ताई, युहुआंग पीक परित्यक्त अवलोकन स्टेशन। गू चानकिंग ने फोन का इंटरफेस बंद कर दिया। आग के उपहास के बावजूद आदर्शवाद के अंकों में वृद्धि नहीं रुकी थी। आदर्शवाद अंक 3800 जोड़ 5 सेकंड। यह विकास केवल हंसी से ही नहीं बल्कि संदेह के उस छोटे से बीज से भी उपजा था जो बोया गया था। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। चेतावनी जितनी अधिक बेतुकी और शाप से भरी होती है उतना ही वह उनके दिलों में छिपे अज्ञात के भय को जगा सकती है। लाल बाल हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य आपको यह एहसास दिलाना है कि नियम बदल गए हैं। गू चानकिंग ने अपने कोट को और कसकर लपेटा और धूल से ढके कंसोल की ओर चल पड़ा। बाहर हवा और बर्फ पिछले 2 दिनों की तुलना में अधिक तेज थे। तेज हवा धातु की दीवारों से ऐसे टकरा रही थी मानो कोई बाहर नाखूनों से खरोंच रहा हो। उसने सिस्टम इन्वेंटरी से एक कार्ड निकाला जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मिथक प्रतिबिंब कार्ड प्राथमिक विवरण। एक छोटे से निर्धारित क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय मापदंडों को संशोधित कर सकता है जिससे श्रव्य दृश्य मतिभ्रम और शारीरिक दबाव उत्पन्न होता है। अवधि 30 मिनट। चूंकि हम एक नाटक का मंचन कर रहे हैं इसलिए हमें मंच को ठीक से तैयार करना होगा। गू चानकिंग की उंगलियों ने कार्ड के किनारे को हल्के से छुआ। उसकी निगाहें बर्फ को भेदते हुए पीछे के पहाड़ की घोर अंधेरी खाई पर जा टिकीं। अगले दिन सुबह सुबह माउंट ताई की तलहटी में लोगों का एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। आक ने पेशेवर हाइकिंग गियर पहन रखा था और एक भारी भरकम बैग उठा रखा था। उनके पीछे पीछे 2 सहायक कैमरे और सिग्नल बूस्टर लेकर चल रहे थे। अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने केबल कार का इस्तेमाल नहीं किया और पैदल ही ऊपर चढ़ना चुना। परिवार वालों, क्या आप इसे देख रहे हैं? यह माउंट ताई है। आक ने कैमरे की ओर हाथ हिलाया। उसका चेहरा चमक रहा था। आज कोई नकली चीज नहीं। पूरा लाइव स्ट्रीम। मैं फोन बंद नहीं करूंगा या फीड नहीं काटूंगा। क्या उस पोते दाऊत्यानी ने नहीं कहा था कि लाल बालों वाली हवा है? हम अभी उसे खोजने जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता शुरू होते ही चरम पर पहुंच गई और ऑनलाइन दर्शकों की संख्या लगभग 3 मिलियन तक पहुंच गई। स्क्रीन पर तरह तरह के गिफ्ट इफेक्ट्स फूट पड़े जिससे दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। जाओ शिक्षक आक, सामंती अंधविश्वास का नाश हो। धोखेबाज के माफी मांगने का इंतजार है। सच कहूं तो क्या आज माउंट ताई पर मौसम थोड़ा उदास नहीं है? मौसम पूर्वानुमान में धूप खिली रहने की बात कही गई थी। आक ने चैट पर एक नज़र डाली और बेपरवाही से ऊपर देखा।
आसमान थोड़ा धुंधला था और बादल नीचे थे, लेकिन उसकी नज़र में इससे लाइव स्ट्रीमिंग का माहौल और भी सुहावना हो गया था। यात्रा शांतिपूर्ण रही। आँख में अच्छी सहनशक्ति थी और वह अपने प्रशंसकों के लिए अपनी दबंग छवि बनाए रखना चाहता था। मोटा होने के बावजूद वह 5 घंटे में दक्षिणी स्वर्ग द्वार तक पहुंचने में कामयाब रहा। शाम के 4 बज चुके थे और पर्यटक पहाड़ से नीचे उतरने लगे थे। ये युहुआंग चोटी है। आग शिखर पर खड़ा था, कैमरे की ओर देखते हुए हॉर्न रहा था और भीड़भाड़ वाले पर्यटकों की ओर इशारा कर रहा था। यहाँ सिर्फ लोग ही लोग हैं। लाशें कहाँ हैं? सम्राट कहाँ हैं? वह मुड़ा और अंत में कैमरे को एक विशाल पत्थर की शिला पर केंद्रित करते हुए बोला, दाऊद या नहीं, बाहर आओ और खुद को दिखाओ। लाल बाल कहाँ हैं? मुझे तो बस बूढ़े लोगों के सिर पर लाल टोपियां ही दिखाई दे रही हैं। चैट में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि आग सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं था। पारंपरिक खंडन का दौर समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों से एक बड़े शो का वादा किया था। उसने अपने सहायकों को एक नज़र से देखा। सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी में बदलाव का फायदा उठाते हुए उन तीनों ने मुख्य रास्ते से बचने के लिए एक छोटी सी पगडंडी पर कब्जा कर लिया, जिस पर एक चेतावनी चिन्ह लगा था, अविकसित क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। इससे पीछे के पहाड़ की चट्टानों तक पहुंचने का रास्ता बना, जो वास्तव में एक सुनसान जगह थी। भाइयों, आग ने तनाव पैदा करने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर दी। हम अब जहां जा रहे हैं वह वास्तव में एक निश्चित क्षेत्र है। कहते हैं कि यहाँ पहले भी कई पर्वतारोही खो चुके हैं। जैसे ही शोरगुल वाली भीड़ तेजी से गायब हुई, उसके कदमों की आहट से कैमरा हिलने लगा। उसकी जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वनस्पति विरल होती गई। सड़क के किनारे अजीबोगरीब चट्टानें टेढ़े मेढ़े ढंग से ऐसे सजी हुई थीं मानो कोई जानवर दुबके बैठे हों। ऑब्जर्वेशन स्टेशन के अंदर गू चांगकिंग ने मॉनिटर पर उन 3 चालाक आकृतियों को देखा और हल्के से कार्ड को पकड़ लिया। स्थिति लगभग सही है, शुरू करना। उसने अपनी उंगलियों से बल लगाया और कार्ड पल भर में अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में बिखर गया, जो स्टेशन की दीवारों से गुजरते हुए पीछे के पहाड़ की हवा में विलीन हो गया। पहाड़ी के पीछे का रास्ता। जैसे जैसे आग चलता गया, उसे अचानक अपने कंधे भारी लगने लगे। यह एक अजीब सी अनुभूति थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि बैग का वजन बढ़ गया है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही घनी हो गई हो। हर सांस पिछली सांस से ज्यादा मुश्किल हो रही थी। हफ हफ। उसके पीछे खड़े सहायक तेजी से सांस ले रहे थे। भाई आग, क्या हवा का दबाव थोड़ा गड़बड़ है? कैमरा लिए हुए सहायक ने अपने माथे को पोंछा, जो ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी होना सामान्य बात है। आग रुका और उसने पानी पिया, लेकिन बोतल पकड़े हुए उसका हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहा था। उस क्षण उन्हें भी दिल की धड़कन तेज होने का अनुभव हुआ था। उसके सिर की त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हुई। लाइव स्ट्रीम में हल्की डिजिटल गड़बड़ी दिखाई देने लगी। क्या हो रहा है? क्या स्ट्रीमर का फीड लैग कर रहा है? हे भगवान, उनके पीछे देखो, क्या कोहरा छाने लगा है। आग ने सहज ही पीछे मुड़कर देखा। कुछ समय बाद जिस रास्ते से वे आए थे वह एक धुंधली सी छाया में गायब हो गया था। धुंध ऊपर से नहीं गुजरी थी, ये पैरों के नीचे चट्टानों की दरारों से रिसकर बाहर आई थी, अपने साथ क्षय की एक अवर्णनीय गंध लिए हुए, मानो हजारों वर्षों से बंद ताबूत को खोला जा रहा हो। तारांकन, शश शश। उसके कानों में एक हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। आग ने अपना सिर घुमाकर पूछा, कौन? वहाँ कौन है? कोई जवाब नहीं, केवल चट्टानों से टकराती पहाड़ी हवा की कर्कश आवाज़। लेकिन उस हवा में एक बहुत ही धीमी आवृत्ति वाली कंपन थी। अगर कोई ध्यान से न सुने तो ये टिनिटस कान में बजने की आवाज़ जैसी लग सकती थी, लेकिन अगर कोई मन को शांत कर ले तो वह आवाज़ ऐसी लगती थी मानो अनगिनत लोग उसके कान में सूत्र फुसफुसा रहे हों। स्वर विचित्र और अटपटा था, समझ से परे था, फिर भी इतना काफ़ी था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बार आग सचमुच सुनना महसूस कर रहा था। बिल्कुल नहीं, है ना? कुछ असंभव नहीं। मेरी शिक्षा मुझे इस तरह के विचार रखने की अनुमति नहीं देती। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समृद्धि। आग धीमी आवाज़ में कुछ बुदबुदाता रहा। भाई आग, चलो पीछे हटते हैं। सहायक की आवाज़ में थोड़ी सी उदासी थी। ये जगह ठीक नहीं है। मेरे सिग्नल बूस्टर में अब सिग्नल नहीं आ रहा है। आग ने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। सिग्नल बार वास्तव में एक लाल क्रॉस के रूप में दिख रहे थे। लेकिन उसने लाइव स्ट्रीम इंटरफेस पर नज़र डाली। शोर होने के बावजूद स्ट्रीम वास्तव में अभी भी चल रही थी। अजीब, अगर सिग्नल नहीं है तो स्ट्रीम अभी भी लाइव कैसे है? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वह पहले ही बड़ी बड़ी बातें कर चुका था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ये सिर्फ मान सम्मान का सवाल नहीं था, ये प्रतिष्ठा का सवाल था। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समृद्धि। मेरा हृदय लोहे जैसा अटूट है। पीछे हटने का क्या मतलब? इतने सारे लोग देख रहे हैं। आग ने दांत पीसते हुए खुद को हिम्मत जुटाने की कोशिश की। यह जरूर किसी खास चुंबकीय क्षेत्र का असर होगा। सबको पता है कि ताई पर्वत का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है। हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कैमरे के लिए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, परिवार, देखा आपने? यह एक प्राकृतिक चमत्कार है, कोहरा। इस तरह की प्राकृतिक घटना। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। चट्टान के नीचे से हवा का एक तेज झोंका आया। ये हवा ठंडी थी, हड्डियां जमा देने वाली ठंडी, लेकिन मुद्दा यह नहीं था। बात यह थी कि हवा का अपना रंग था। धुंधली रोशनी में गहरे लाल रंग के कई धागे हवा के साथ लहराते हुए, हवा में घूमते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बह गए।
आग स्तब्ध रह गया। उसने सहज ही हाथ बढ़ाया और एक धागे को पकड़ लिया। इसकी बनावट न तो सूखी घास जैसी थी और न ही धूल जैसी। ये ठंडा, चिपचिपा था और इसमें एक अवर्णनीय बुराई का गुण था। आग ने नीचे की ओर देखा। ये लाल बालों का एक गुच्छा था। वह लंबा, पतला था और किसी जीवित प्राणी के तंतुओं की तरह उसकी हथेली में थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। ये क्या है? आग की आवाज़ का स्वर बदल गया। ठीक उसी समय लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। कैमरे के सामने पहले से ही धूसर धुंध अचानक तेजी से घूमने लगी। चट्टान के किनारे पर एक बवंडर सा दिखाई देने लगा। वह बवंडर पारदर्शी नहीं था, वह गहरा लाल रंग का था। लाल बालों की अनगिनत लंटें हवा में बेतहाशा लहरा रही थीं, मानो विलो के फूल की कलियां फड़फड़ा रही हों। सामान्यतया वह एक कविता सुनाता था। धुंध भरी बारिश की नदी, उड़ते हुए फूलों से भरा शहर, पीले बेर की बारिश का मौसम। केवल वह विचित्र मंत्रोच्चारण की आवाज़ अचानक तेज हो गई। वो अब वह हवा की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक तीखी, दुख भरी विलाप की आवाज़ थी। ये तो बस पौधे की कलियां हैं, सहायक ने कहा। ये देखने में चाइनीज पैलाडिन के गुलाबी डेंडेलियन जैसे लगते हैं। आग ने अपना चेहरा जोर से पोंछा। उसकी हथेलियां उन चिपचिपे, ठंडे और अभी भी हिलते डुलते लाल बालों से ढकी हुई थीं। उसने देखने की हिम्मत भी नहीं की, जल्दी से उन्हें अपने विंडो ब्रेकर पर पहुंच दिया, फिर कैमरे की ओर मुड़ा और दहाड़ा, थूक चारों ओर उड़ गया। घबराओ मत परिवार, ये लाल मखमली घास है जो केवल माउंट ताई में पाई जाती है। यह विलो कैटेकिन्स के समान सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ की मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक है, इसलिए लाल रंग होना बिल्कुल सामान्य है। विज्ञान पर विश्वास करो, ये सब अशुभ बकवास है। ये सब बकवास है। आग तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी गर्दन की नसें फूल नहीं गईं, लेकिन सच्चाई केवल उसके बगल में खड़ी महिला सहायक ने ही देखी। उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। महिला सहायक सिसकते हुए उस हटे कट्टे आदमी के पीछे दुबक गई। ये घास, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी त्वचा में घुसने की कोशिश कर रही हो। स्थैतिक, ये तो स्थैतिक विद्युत है। आग ने उसे रोकने के लिए दहाड़ मारी, मानो एक तेज आवाज डर को दूर कर सकती हो। लाइव स्ट्रीम में बुलेट चैट की गतिविधि थोड़ी कम हो गई। मुझे तो बहुत डर लग गया। असल में ये तो बस घास है। मैंने तुमसे कहा था, देश की स्थापना के बाद आत्माओं को प्रकट होने की अनुमति नहीं है। टीचा आग कमाल के हैं, उनके पैर कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी वे विज्ञान की कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। आग ने बड़ी मुश्किल से राहत की आधी सांस ली थी। अचानक उनके पैरों के नीचे फैली सफ़ेद धुंध अब बह नहीं रही थी, वह पानी की तरह ऊपर उठ रही थी। पलक झपकते ही इसने उनके घुटनों को डुबो दिया और उनकी कमर को निगल लिया। 2 मीटर से आगे इंसान और जानवर में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। सिग्नल चला गया। उपकरण ले जा रहे हटे कट्टे आदमी ने डिवाइस पर हाथ पटका, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ड्रोन का कनेक्शन टूट गया और वह अचानक गिर गया, इससे पहले कि आग कोई बहाना बना पाता। क्लैंग क्लैंग, एक धीमी, घिसटने जैसी आवाज उनके कानों में घुस गई। एक बार तो फिर ऐसा लग रहा था मानो कोई दैत्य 10,000 टन की बेड़ियां ढो रहा हो और जंजीरों को घसीटते हुए उनके सिर के ऊपर से रेंग रहा हो। इससे धरती तक कांप उठी। ये कैसी आवाज है? महिला सहायक ने अपने कान ढकते हुए चीख मारी। आग की टॉर्च बेतहाशा हिल रही थी, उसकी रोशनी कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। ये हवा है, ये वेंचुरी प्रभाव है। घबराओ मत। वह अब भी सख्त होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि प्रकाश की किरण जमीन पर आठ के आकार की आकृति बना रही थी। माउंट ताई वैधशाला। गू चांगकिंग, जिसने एक फौजी ओवरकोट पहना हुआ था, ने बर्फीले ठंडे पानी की एक घूंट ली। सिस्टम पैनल पर संख्याएं तेजी से बढ़ रही थीं। भय अंक जोड़ 999 शॉप पॉइंट्स जोड़ 2300। अभी भी विज्ञान की बात कर रहे हो? गू चांगकिंग की आंखें उदासीन थीं, मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो जो ये समझाने की बेताब कोशिश कर रही हो कि सूरज का अस्तित्व ही नहीं है। फिर मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो निश्चित रूप से पाठ्यपुस्तकों में नहीं है। उन्होंने पिछली फसल के बचे हुए खाते को देखा। 2000 अंक, सब कुछ दांव पर लगा दो। गू चांगकिंग ने अपनी उंगली से शून्य क्षेत्र को छुआ। आदर्शवाद के लिए काटे गए अंक 2000। प्रकटीकरण, पंचरंजित वेदी अपूर्ण संस्करण। पीछे की पहाड़ी की खड़ी चट्टान। कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो उनका दम घुट जाएगा। क्या हमें पीछे हटना चाहिए? कैमरामैन के दांत किटकिटाने लगे। मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों के नीचे कुछ गड़बड़ है। ये पहाड़ी रास्ता नहीं लग रहा है। पीछे हटना बकवास है। आग की आंखें लाल हो गई थीं। अभी हार मानना झूठ स्वीकार करने जैसा होगा। इससे मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आगे बढ़ते रहो। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की अनुभूति बदल गई। वह बजरी और मिट्टी नहीं थी, बल्कि कोई बेहद कठोर और चिकनी चीज थी। आग ने सहज रूप से नीचे देखा और अपनी टॉर्च की रोशनी अपने पैरों पर डाली। सियान, प्रकाश की दिशा बदल गई। गहरा लाल फिर से स्थानांतरित किया गया। पीला, सफेद, काला। कोहरे का एक कोना अचानक फट गया। मिट्टी कहाँ थी? उनके नीचे स्पष्ट रूप से विशाल 5 रंगों के पत्थरों से बनी एक प्राचीन वेदी थी, जिन्हें निर्बाध रूप से एक साथ जोड़ा गया था। प्रत्येक पत्थर चक्की के पत्थर जितना बड़ा था और उस पर ब्लेड और कुल्हाड़ी के निशान अंकित थे। इसमें किसी पर्यटक स्थल की तरह सीमेंट की गंध नहीं थी। ये हजारों वर्षों तक फैली हुई वीरांगी और सन्नाटे की लहर थी।
लाइव स्ट्रीम में कुछ लैग होने के बावजूद हाई डेफिनेशन लेंस के माध्यम से ये दृश्य सीधे लाखों दर्शकों के सामने आ गया। बुलेट चैट अचानक रुक गई। कोई भी 666 या हा लिखकर स्पैम नहीं कर रहा था। सभी लोग उन 5 रंगों वाले पत्थरों को ध्यान से देख रहे थे। उनके सिर में झुनझुनी सी हो रही थी। यह क्या है? आग की आवाज में सिसकी झलक रही थी। वह कांपते हुए नीचे झुक गया और काले पत्थर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। कड़ाके की ठंड सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। ये तो कृत्रिम भूदृश्य है। सही कहा, ये तो अवैध निर्माण है। आग अचानक कैमरे की ओर घबराई हुई नजरों से देखने लगी। मैं इसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ। कोई माउंट ताई पर सामंती अंधविश्वासों के लिए अवैध ढांचे बना रहा है। आग, महिला सहायक ने अचानक एक अमानवीय चीख मारी। उसकी उंगली अकड़कर आगे की ओर इशारा कर रही थी। उधर देखो। आग ने यंत्रवत रूप से अपना सिर घुमाया। आगे घना कोहरा पूरी तरह से छन चुका था। वेदी के केंद्र में एक चट्टान थी। चट्टान के किनारे पर एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी। 2 मीटर लंबा शरीर, रीढ़ की हड्डी भाले की तरह सीधी, सभी जीवित प्राणियों से पीठ फेरे हुए। वह भयानक लाल बालों से ढका हुआ था और हालांकि वह अनगिनत सहस्राब्दियों से मर चुका था, उसकी वह दुखद युद्ध भावना एक भौतिक तलवार की तरह थी जो स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों की आंखों में चुभन पैदा कर रही थी। खड़खड़ाहट। आग के हाथ में मौजूद टॉर्च की रोशनी 5 रंगों के पत्थरों पर पड़ी। उस तीखी आवाज ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ऑनलाइन दर्शक, 1 मिलियन से अधिक। पवित्र शरीर। ये वास्तव में महान पूर्णता का पवित्र शरीर है। मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन इस चीज को देखकर मेरा मन करता है कि मैं घुटने टेकने के अलावा और कुछ न करूं। क्या वह आकाश की ओर देख रहा है? वह किसकी रक्षा कर रहा है? आग, ये घटिया विज्ञान के पाठ बंद करो और भागो। वेधशाला के अंदर गू चांगकिंग आतंक से भरी स्क्रीन को देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अभी से डर लग रहा है। ये पर्याप्त नहीं है। हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट सिर्फ दृश्य होते हैं। मैं आपको स्पर्शनीय अनुभव देना चाहता हूँ। ये भौतिकवाद के चूर चूर हो जाने का दर्द है। आदर्शवाद से जुड़े अंतिम बिंदु का भी समाधान हो गया। विशेष प्रभावों पर लागू किया गया। माउंट ताई का शिखर। आग के पैर अब उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन एक शीर्ष स्तरीय प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया। क्या होगा अगर यह सिर्फ मोम की मूर्ति हो? अगर वह ये साबित कर दे कि यह नकली है, तो आज उसकी लॉटरी लग जाएगी। परिवार, ये तो बस सिलिकॉन से बना एक मॉडल है। आग ने अपने घुटनों को पकड़ रखा था और वह धीरे धीरे शव की ओर बढ़ रहा था। ये काफी हद तक यथार्थवादी है, लेकिन बस इतना ही। 10 मीटर, 5 मीटर। जैसे ही वह करीब पहुंचा, हवा भारी लगने लगी और सांस लेने में भी उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। आग ने कांपते हुए हाथ से शव के कंधे को छूना चाहा। ठीक तभी सूखे हुए शव से अचानक सुनहरे खून की एक बूंद रिस उठी। खून पिघले हुए सोने की तरह चमकदार था, जो लाश की खामोशी के बिल्कुल विपरीत था। ये लाल बालों के साथ साथ नीचे सरक गया। टपकना, गिरना। यह नीचे स्थित पंचरंगी वेदी से टकराया। डोंग, एक जबरदस्त धमाका। यह पानी की बूंद गिरने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी हथौड़े से किसी विशाल कांसे की घंटी पर प्रहार किया जा रहा हो। खून की यह बूंद पहाड़ जितनी भारी थी। एक भयानक सुनहरी ध्वनि तरंग स्पष्ट रूप से बाहर की ओर फैल गई, जिससे हवा और बर्फ की आवाज तुरंत दब गई। छी! आग, जो सबसे करीब था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे सामने से टक्कर मार दी हो। वह सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा और खून की बौछार होने लगी। उसके पीछे खड़े सहायक और कैमरामैन ने एक भी आवाज नहीं निकाली। उनकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वे मौके पर ही बेहोश हो गए। सुनहरा रक्त सूखा नहीं, ये 5 रंगों के पत्थरों पर चुपचाप पड़ा था, जिससे इतनी भीषण गर्मी निकल रही थी कि कठोर वेदी चटकने और धुआं निकलने लगी थी। लाइव स्ट्रीम का फ्रेम पूरी तरह से रुक गया। बुलेट चैट क्लियर हो गई। वहां केवल एक भयानक सफेद खालीपन था। खून की एक बूंद ने 3 लोगों को बेहोश कर दिया और विशाल पत्थरों को तोड़ दिया। इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। इस समय हर किसी के विश्व दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण हो रहा था। ये सरासर बेतुका था। 3 सेकंड बाद लाइव स्ट्रीम का बुलेट चैट फ्रीज हो गया। इसके तुरंत बाद स्क्रीन बुलेट चैट की घनी दीवार से भर गई। हालांकि लाइव स्ट्रीम पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इससे लाइव स्ट्रीम के दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ। ब्लैक स्क्रीन वाले लाइव रूम में दान और बुलेट चैट अलग अलग रूप से जारी रहे। स्क्रीन काली है। क्या मेरा फोन खराब हो गया है? अभी वो कैसी आवाज थी? भूकंप था क्या? मानो या ना मानो, मैंने अभी अभी हेडफोन पहने हुए थे और उस आवाज से मेरे कान के पर्दे फट गए। आग कहाँ है? वे लोग कहाँ हैं? वो आखिरी दृश्य। क्या खून की उस बूंद ने चट्टान को तोड़ दिया? स्पेशल इफेक्ट्स, पक्का स्पेशल इफेक्ट्स। अभी स्ट्रीम को रोकना तो बस गलती को छुपाने के लिए है। ऊपर बैठे आप, क्या आप अपने स्पेशल इफेक्ट्स से माउंट ताई में एक गड्ढा बना सकते हैं? यहाँ की जमीन हिल गई। मैं ताइयान शहर में हूँ। वीबो की ट्रेंडिंग लिस्ट में तेजी से उछाल आने लगा। माउंट ताई लाइव स्ट्रीम बाधित हुई। आग का भाग्य अज्ञात। खून की एक बूंद का वजन। दावतयानई की भविष्यवाणी सच हुई। कुछ ही मिनटों के भीतर संबंधित सभी प्रविष्टियां गहरे लाल रंग की हो गईं और विस्फोटक टैग स्क्रीन पर छा गया। बीजिंग, यहाँ कोई शोरगुल नहीं था, केवल सन्नाटा छाया हुआ था और कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ग्रेट जिया स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो, 9वीं मंजिल, कॉम्बैट कमांड सेंटर।
लाल अलार्म की बत्तियां चुपचाप घूम रही थीं, जिनकी रोशनी और छाया बारी बारी से सबके चेहरों पर पड़ रही थीं। विशाल केंद्रीय स्क्रीन पर मूल रूप से चिकनी तरंग ने कुछ मिनट पहले अचानक एक सीधी लाल रेखा को ऊपर की ओर खींच लिया, जो सीधे शिखर सीमा को पार कर गई। प्रतिवेदन। सफेद लैब कोट पहने एक तकनीकी अनुभाग प्रमुख अचानक खड़ा हो गया, उसके हाथ में मौजूद रिपोर्ट मुड़ी हुई थी। आगे वाली सीट पर बैठे चेंग गोबांग ने ऊपर की ओर देखा। वह 50 वर्ष के आसपास के थे, उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे और उनकी बाहों के बीच एक गहरी खड़ी शिकन थी। उनके हाथ में एक सिगरेट थी जो फिल्टर तक जल चुकी थी, लेकिन वह उसे पीना भूल गए थे। बोलो। चेंग गोबांग ने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया और उसे पैर से कुचलकर बुझा दिया। ताई पर्वत के युहुआंग शिखर पर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ऊर्जा का स्तर अकल्पनीय है। तकनीकी विभाग के प्रमुख ने गहरी सांस ली, उनकी आवाज़ सूखी थी। निगरानी उपग्रह अभी अभी ऊपर से गुजरा है। थर्मल इमेजिंग से पता चलता है कि वहाँ एक उच्च ताप स्रोत है, जिसका तापमान 3000 डिग्री से अधिक है, लेकिन कोई विकिरण प्रतिक्रिया नहीं हुई है। यह न तो परमाणु हथियार है और न ही पारंपरिक विस्फोटक। चेंग गोबांग खड़े हुए और स्क्रीन की ओर चले गए। स्प्लिट स्क्रीन पर आपके लाइव स्ट्रीम का अंतिम रिकॉर्ड किया गया प्लेबैक दिखाया गया। वीडियो में बार बार वही दृश्य दिखाया गया जिसमें सुनहरे खून की एक बूंद गिरी थी। भूवैज्ञानिक ब्यूरो क्या कहता है? चेंग गोबांग ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। तायान भूवैज्ञानिक निगरानी स्टेशन ने एक संदेश भेजा। उसी क्षण ताई पर्वत की मुख्य चोटी पर 3.2 तीव्रता का एक उथला भूकंप आया। इसका केंद्र 0 मीटर की गहराई पर था। 0 मीटर। चेंग गोबांग अचानक मुड़ा और तकनीकी विभाग के प्रमुख को घूरते हुए बोला, आप कह रहे हैं कि भूकंप सतह पर आया था? तकनीकी अनुभाग प्रमुख का माथा पसीने से तर था। उन्होंने पसीना पोंछा और एक टैबलेट सौंपते हुए कहा, निदेशक महोदय, इसे देखिए। टैबलेट पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वितरण का एक नया मानचित्र प्रदर्शित था। माउंट ताई का वह बिंदु एक अथाह ब्लैक होल था। अभी अभी उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण विसंगति हजारों गुना बढ़ गई है। सैद्धांतिक रूप से इस तरह की गुरुत्वाकर्षण विसंगति केवल न्यूट्रॉन तारों के पास या ब्लैक होल के किनारे पर ही दिखाई देती है। तकनीकी अनुभाग के प्रमुख ने काले बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक अत्यंत उच्च घनत्व वाला पदार्थ प्रकट हुआ। हालांकि इसका आयतन कम है, लेकिन इसका द्रव्यमान चौंका देने वाला है। इसने उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना को चकनाचूर कर दिया। चेंग गोबांग की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस काले बिंदु को देखा। उन्हें यूजर दाओत्यानई की कही बात याद आ गई। खून की यह बूंद माउंट ताई जितनी भारी है। उस समय उसे लगा था कि यह शेख ही बघारना है। अब ऐसा लग रहा था कि यह सचमुच ऐसा ही है। यह कोई अभ्यास नहीं है। चेंग गोबांग ने अपने कॉलर का बटन लगाया और डेस्क पर रखा लाल फोन उठा लिया। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने अपना काम रोक दिया और उसकी ओर देखने लगे। मेरे आदेशों का पालन करवाओ। सबसे पहले लेवल 1 आपातकालीन योजना को सक्रिय करें। पूर्वी थिएटर कमान से संपर्क करें और माउंट ताई क्षेत्र की तत्काल नाकाबंदी करें। 50 किलोमीटर के दायरे को सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है, केवल निकास प्रवेश निषेध। दूसरा, पहाड़ पर मौजूद सभी पर्यटकों को, चाहे उन्होंने कुछ भी देखा हो या फोटो खींची हो, एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर करने से पहले किसी को भी वहां से जाने की अनुमति नहीं है। तीसरा, स्वर्गीय आंख की टीम को भेजो और मेरे लिए उस दाओत्यानई का पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूं कि वह इंसान है या भूत, वह अभी कहाँ है और क्या वही इस स्थिति के पीछे का सूत्रधार है। चेंग गोबांग कुछ देर रुका, उसकी निगाहें वहां मौजूद सभी लोगों पर घूम गईं। साथियों, ऊपर जो कुछ भी है वह अब हमारे देश के हृदय में है। यदि वह कोई हथियार है तो हमें उस पर काबू पाना होगा। यदि वह कोई आपदा है तो हमें उसका सामना करना होगा। जनता को हमारी आवश्यकता है। कार्रवाई। हाँ, ताई पर्वत की तलहटी में कभी चहल पहल से भरी रहने वाली व्यावसायिक सड़क अब अव्यवस्था में बदल गई थी। सायरन की तेज आवाज रात के आकाश में गूंज उठी। तेज रोशनी से जगमगाते गहरे हरे रंग के सैन्य ट्रकों की एक के बाद एक कतार पहाड़ से नीचे आ रही लोगों की भीड़ को चीरते हुए घुमावदार पहाड़ी सड़क की ओर तेजी से बढ़ रही थी। कृपया व्यवस्थित तरीके से खाली करें। घबराएं नहीं, ये केवल एक स्थानीय भूवैज्ञानिक आपदा अभ्यास है। दर्शनीय क्षेत्र के प्रसारण में लगातार आश्वस्त करने वाली घोषणाएं बजती रहीं, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर मौजूद विसंगति को हर कोई देख सकता था। पहले घोर अंधेरे में डूबा हुआ रात का आकाश एक अजीब सी धूसर धुंध से ढका हुआ था, जिसमें समय समय पर सुनहरी बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। हल्की हल्की हवा में दबी हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, मानो हजारों भिक्षु सूत्र जप रहे हों या अनगिनत पीड़ित आत्माएं विलाप कर रही हों। हानफू में एक छोटी लड़की जो एक छोटा वीडियो बना रही थी, उसने अपनी हरकतें रोक दी और पहाड़ की चोटी की ओर अपना फोन तानते हुए खाली निगाहों से घूरने लगी। कैमरे के लेंस में धूसर धुंध ऐसे उमड़ रही थी मानो कोई विशालकाय सत्ता उसके पीछे से नश्वर दुनिया को देख रही हो। हे भगवान! लड़की का हाथ कांपने लगा और उसका फोन जमीन पर गिर गया। परित्यक्त अवलोकन स्टेशन के अंदर जर्जर खिड़कियों के फ्रेम अभी भी कंपन के कारण हल्की सी गूंज रहे थे। गू चांकिंग एक टूटे हुए पैर वाली लकड़ी की मेज पर बैठा था और अपने सामने तेजी से रिफ्रेश हो रहे सिस्टम पैनल को देख रहा था। आदर्शवाद अंक जोड़ 10,000, आदर्शवाद अंक जोड़ 50,000, आदर्शवाद अंक जोड़ 100,000। संख्याओं के उछलने की गति इतनी तेज थी कि वे धुंधली होकर एक परछाई में तब्दील हो गईं। कुल 120 मिलियन।
मिथकों को वास्तविकता के सामने करारा प्रहार करने का यही पुरस्कार था। गू चानकिंग ने सफ़ेद धुंध की एक सांस छोड़ी और अपनी ठंडी उंगलियों को रगड़ा। बाहर सायरन बज रहे थे, सर्चलाइट की किरणें जंगल में घूम रही थीं, और वह हेलीकॉप्टर के रोटरों की हवा को चीरने की आवाज़ भी सुन सकता था। आधिकारिक प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से भी अधिक तेज थी। अब जाल समेटने का समय आ गया है। गू चानकिंग उठकर खिड़की की ओर चल पड़ा। चिकने कांच की परत के माध्यम से उसने पहाड़ के पिछले हिस्से की ओर देखा। यदि वह अधिकारियों को ऊपर जाकर वहां विराजमान महान पूर्णता के पवित्र शरीर को देखने देता, या यहां तक कि उन्हें उसे छूने भी देता, तो ये कार्य अतिरंजित हो जाता। रहस्य का मूल तत्व अछूत होने में निहित है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो खो गया है वह क्या है। प्रणाली, महान पूर्णता, पवित्र शरीर अवशेष की अभिव्यक्ति को निरस्त करो। गू चानकिंग ने मन ही मन सोचा। रद्द किया जा रहा है। पुनर्चक्रित आदर्शवाद अंक 0। एक बार उपयोग होने वाली वस्तु। नोट, इस घटना के कारण हुई शारीरिक क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता। नोट, पवित्र शरीर सार रक्त क्षतिग्रस्त की वह बूंद पृथ्वी की नसों में समाहित होकर संतपतन भूमि लघु रूप का निर्माण कर चुकी है। इसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। क्या इसे रखा जाए? गू चानकिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या यह ऐसा कर सकता है? खून की वह बूंद पुनर्चक्रित नहीं हुई, बल्कि इस दुनिया में ठोंकी गई एक कील बन गई। रखना। गू चानकिंग के होठों का कोना थोड़ा मुड़ गया। ये हुई ना बात। अगर कुछ भी पीछे नहीं छूटा तो यह महज एक उच्च आयामी जादू का कर्तव्य होगा। खून की एक बूंद छोड़ना अकाट्य भौतिक प्रमाण प्रदान करता है। उन वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करने दीजिए, उन्हें सूक्ष्मदर्शी से डीएनए का विश्लेषण करने दीजिए, उन्हें उस आणविक संरचना पर पागल होने दीजिए जो संज्ञानात्मक क्षमताओं से परे है। ये पहला गृहकार्य था जो उन्होंने इस दुनिया के लिए छोड़ा था। बाकी के लिए स्वाभाविक रूप से महान विद्वान होंगे जो मेरे लिए शास्त्रों की व्याख्या करेंगे। टीम 1 अपनी स्थिति में है। टीम 2, परिधि को मजबूत करो। स्नाइपर टीम तैनात है। दिशा 12 बजे की है। हवा की गति सामान्य है। दृश्यता साफ है। मैं स्थानांतरित। संचार चैनल में दिए गए आदेश संक्षिप्त और सशक्त थे, जिनमें अनावश्यक शब्दों का कोई नामोनिशान नहीं था। माउंट ताई की घुमावदार सड़क पर काले रंग के दंगारोधी काफिले ने स्टील के सर्प की आकृति बना ली थी। डामर पर टायरों के घिसने की आवाज़ धीमी और दमनकारी थी, जो युहुआंग शिखर की ओर जाने वाले रास्ते को मजबूती से अवरुद्ध कर रही थी। पूरी तरह से हथियारों से लैस विशेष अभियान सैनिकों ने चमकीले पीले रंग की चेतावनी टेप को उखाड़ दिया। अंधेरी रात में वह रंग असाधारण रूप से चकाचौंध करने वाला था। सभी पर्यटकों को तुरंत रुक जाना चाहिए। आगे भू विघटन हुआ है। मैं दोहराता हूँ, यह कोई अभ्यास नहीं है। कृपया सहयोग करें और तुरंत पहाड़ से नीचे उतरें। लाउडस्पीकरों से निकलने वाली ध्वनि तरंगे घाटी में गूंज उठी, जिससे लोगों के दिल दहशत से कांप उठे। पहाड़ के पीछे परित्यक्त अवलोकन स्टेशन के बाहर कई काली परछाइयां भूतों की तरह सरक रही थीं। काले लड़ाकू वर्दी पहने और साइलेंसर लगी असॉल्ट राइफलें लिए स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के ऑपरेटिव सामरिक गठन में झाड़ियों के बीच से निकल आए। उनके सामरिक बूट चुपचाप जमीन पर उतरे, केवल सूखी शाखाओं के धीरे से कुचलने की कुरकुरी आवाज सुनाई दी। बजट बजट। टीम लीडर के ईयरपीस में अचानक से तेज आवाज आने लगी। रिपोर्ट, मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान बहुत ज्यादा है। टीम लीडर ने अपने ईयरपीस को दबाते हुए तेजी से कहा, ड्रोन से संपर्क टूट गया है। थर्मल इमेजिंग में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। हमें अपनी आंखों पर ही भरोसा करना होगा। आगे बढ़ते रहो। ईयरपीस में चेंग गोबांग की आवाज पहाड़ की तरह स्थिर थी। 3 मिनट बाद टीम लीडर ने अचानक अपनी मुट्ठी उठाई। पूरी टीम तुरंत रुक गई और उनकी सांसें लगभग थम सी गईं। आगे चट्टानों के ढेर में आंख धोखाधड़ी विरोधी योद्धा, जो लाइव स्ट्रीम पर इतना अहंकारी दिख रहा था, इस समय 2 विशाल पत्थरों के बीच की दरार में एक दरी हुई बटेर की तरह दुबका हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था मानो वाइब्रेट मोड पर हो। उसके बगल में खूबसूरती से सजी धजी महिला सहायक ने बहुत पहले ही अपनी ऊंची हील वाली सैंडल खो दी थी। बिखरे बालों के साथ वह एक पत्थर पकड़े हुए थी और खुद से कुछ बुदबुदाते हुए बेचैनी से जमीन पर गोले बना रही थी। कैमरामैन जमीन पर लेटा हुआ था और मरने का नाटक कर रहा था, और उसके बगल में रखे महंगे लाइव स्ट्रीमिंग उपकरणों के ढेर से नीले रंग का धुआं निकल रहा था। लक्ष्य की पुष्टि हो गई है। 3 लोग बच गए हैं। टीम लीडर ने अपना थूथन नीचे किया और धीरे धीरे पास आया। आग। किसी इंसान की आवाज सुनकर चट्टान की दरार में दुबका हुआ आग बिजली के झटके की तरह बुरी तरह हिल गया। उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी पुतलियां इतनी फैल गई थीं कि उन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। इधर मत आओ, इधर मत आओ। आग अचानक चीख उठा, अपने नाखूनों को गर्दन की त्वचा में गहराई तक गढ़ाते हुए, खून की धारें निकालते हुए। लाल बाल, सब लाल बाल ही बाल। ठुड्डी से लार टपकती हुई वह भय से शून्य की ओर घूर रहा था। हवा में खून है, सुनहरा खून। वह मुझे देख रहा है। वह राक्षस मुझे देख रहा है। टीम लीडर की भौहें तन गईं और उसने हाथ से इशारा किया। टीम का चिकित्सक तुरंत वहां पहुंचा। उसने पहले से ही एक बेहोशी की दवा तैयार कर रखी थी। वह महान पूर्णता का पवित्र शरीर है। अपने अंतिम वर्षों में अशुभ। उसे छूना ही मृत्यु है। हर कोई मर जाएगा। आग की आवाज कर्कश और टूटी हुई थी। पफ। सुई को बिल्कुल सटीक रूप से उसकी कैरोटिड धमनी में डाला गया था। आग का कठोर शरीर अंततः ढीला पड़ गया। उसका उन्मादी कंपन धीरे धीरे कम हो गया और वह चिकित्सक की बाहों में गिर पड़ा, अपनी आंखें पीछे की ओर घुमाते हुए।
गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात लगा है, उसके दिमाग की नसें टूट गई हैं। चिकित्सक ने पलकें झपका कर देखा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, अगर देर हो गई तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। टीम लीडर ने सिर हिलाया और उसकी नज़र पास ही पड़े स्क्रैप मेटल के ढेर पर पड़ी। लाखों रुपये के उस कैमरा उपकरण के लेंस का शीशा चूर चूर हो गया था। उसका बाहरी आवरण ऐसा लग रहा था मानो उसे उच्च तापमान वाले ब्लोटॉर्च से झुलसा दिया गया हो। प्लास्टिक का आवरण पिघलकर मुड़ गया था और उससे एक तीखी जली हुई गंध आ रही थी। कमांड सेंटर और ऑनसाइट उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। बचे हुए निशानों को देखकर लगता है कि इस पर किसी तरह के उच्च आवृत्ति वाले ऊर्जा क्षेत्र का प्रहार हुआ है जिसे हम समझ नहीं सकते। समझ गया। चेंग गोबांग की आवाज़ शांत रही। लोगों को यहाँ से ले जाओ और जगह को सील कर दो। उस चौकीदार का क्या होगा? वह निगरानी स्टेशन में है, टीम 2 पहले ही संपर्क कर चुकी है। अवलोकन केंद्र के अंदर एक टूटी हुई लकड़ी की मेज जिसका एक पैर गायब है और एक धुंधली और टिमटिमाती आपातकालीन बत्ती। गू चांकिंग ने खुद को उस चिकने सैन्य ओवरकोट में लपेट लिया और दोनों हाथों से एक टूटे हुए एनामिल मग को पकड़े हुए था। गर्म पानी की भाप से उसके चश्मे पर धुंध छा गई थी। उसके सामने बाज जैसी पैनी निगाहों वाले 2 पूछताछ विशेषज्ञ बैठे थे। नाम गू चांकिंग। गू चांकिंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसकी आंखें अनिश्चितता से इधर उधर घूमने लगीं। यह एक छोटे शहर के नागरिक की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जिसने पहले कभी इतना बड़ा दृश्य नहीं देखा था। आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? 3 साल, गू चांकिंग ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा। साथियों, मैंने कोई कानून तोड़ा नहीं है ना? बाहर जो गड़गड़ाहट हुई, क्या वह भूकंप था या कुछ और? बाईं ओर बैठा पूछताछकर्ता गू चांकिंग के सूक्ष्म भावों को ध्यान से देख रहा था। उसकी उंगलियां मेज पर लयबद्ध रूप से थपथपा रही थीं मानो उल्टी गिनती कर रहा हो। अभी पहाड़ पर इतनी हलचल के बावजूद आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया? मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा। मैं निर्दोष हूँ। गू चांकिंग ने एनामेल मग को और कसकर पकड़ लिया। उबलता पानी उसके हाथ पर छलक गया जिससे उसे गर्मी से कपकपी होने लगी, लेकिन उसने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। इस वीरान जगह पर अंधेरा होते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और सो गया। बाद में मुझे गरज सुनाई दी और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सैकड़ों किलो लोहे की जंजीरों को ज़मीन पर घसीट रहा हो। इस बारे में बात करते हुए गू चांकिंग कांप उठा और अपने ओवरकोट में और भी गहराई से सिमट गया, मानो वह आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही हो। यह इतना भयानक था कि मेरी हिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बस अपने कंबल के नीचे कांपता रहा। तभी काले कपड़ों में उस बड़े भाई ने दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। दाईं ओर बैठा पूछताछकर्ता अपनी टैबलेट की ओर देखने लगा। स्क्रीन पर गू चांकिंग की हृदय गति 120 थी। उसका रक्तचाप तेजी से बढ़ रहा था और उसकी त्वचा की प्रतिक्रिया तीव्र थी। सभी आंकड़े एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते थे। वह अत्यधिक भयभीत था और झूठ नहीं बोल रहा था। ये बच्चा ठीक है, बस बहुत डरा हुआ है। दाईं ओर बैठे पूछताछकर्ता ने स्क्रीन बंद कर दी और अपने साथी से फुसफुसाकर कहा। स्वर्गीय गुप्त सुरक्षा कवच की आड़ में गू चांकिंग अपनी धड़कन को भी छिपा सकता था। इस अभिनय कौशल के लिए उसे ऑस्कर में स्वर्ण पदक मिलना चाहिए था। बाईं ओर बैठे पूछताछकर्ता ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, गू चांकिंग के कंधे पर थपथपाया और दयालु चेहरा बना लिया। घबराओ मत, ये तो रोज की बात है। क्या हाल ही में पहाड़ पर कोई अनजान चेहरा दिखा है या कोई अजीब घटना? गू चांकिंग ने सोच विचार करते हुए हिचकिचाते हुए कहा। क्या उन लाइव स्ट्रीमरों को भी गिना जाए? वे कल आए थे और पहाड़ के पीछे वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने पर अड़े रहे। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सका। क्या वह ऐसी जगह है जहां कोई भी यूं ही घुस सकता है? उनके अलावा नहीं। इस बदकिस्मत जगह पर मेरे जैसे हारे हुए इंसान के अलावा जो सिविल सेवा परीक्षा में फेल हो गया, भला कौन यहाँ आना चाहेगा? गू चांकिंग ने सिसकते हुए कहा। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। कॉमरेड, क्या मैं अब जा सकता हूँ? ये जगह बहुत डरावनी है। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। दोनों पूछताछकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, क्षण भर के लिए आंखों के इशारों से संवाद किया। फिलहाल नहीं, जांच में सहयोग करना एक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन चिंता न करें, हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों मुड़ने और दरवाजा बंद करते हुए चले गए। दरवाजे का ताला खट से बंद हो गया। गू चांकिंग के चेहरे पर मौजूद विनम्र और भयभीत भाव पल भर में एक लहर की तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक हल्की चंचल मुस्कान आ गई। उसने पानी की सतह से चाय की पत्तियां उड़ाईं और आनंदपूर्वक एक घूंट लिया। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से जुट जाना होगा। अधिकारियों के सत्ता संभालने के बाद मिथकों के पुनरुद्धार के इस भव्य नाटक का दूसरा चरण आखिरकार आधिकारिक तौर पर शुरू हो सकता है। माउंट ताई, युहुआंग पीक, बैक माउंटेन क्लिफ प्लेटफॉर्म। प्रोपेलर गरजने लगे और तीव्र रोशनी वाली सर्चलाइटों ने प्लेटफॉर्म को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। चेंग गोबांग रस्सी की सीढ़ी से कूदकर नीचे उतरे। उनके चमड़े के जूतों से बजरी पर खटखट की आवाज आई। 50 वर्ष से अधिक आयु के होने के बावजूद उनका शरीर किसी युवक से भी अधिक मजबूत था। निदेशक, अग्रिम दल के नेता ने सलाम किया। चेंग गोबांग ने हाथ हिलाया। उनकी निगाहें भीड़ पर से गुजरते हुए सीधे मंच के केंद्र पर टिक गईं। न कोई वेदी, न कोई ममीकृत शव, न ही आकाश में बिखरे लाल बाल। केवल विनाश का एक भयावह दृश्य। नीले पत्थरों वाली वह जमीन जो 10,000 वर्षों से समतल थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य विशालकाय हाथ ने उसे जोर से दबा दिया हो, जिससे एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया हो।
दरारें मकड़ी के जाले की तरह घनी थीं, जो चट्टान के किनारे तक फैली हुई थीं, और गहराई में पहाड़ की पीली चट्टान की परतें भी दिखाई दे रही थीं। इस स्तर की विनाशकारी शक्ति के लिए लक्षित विध्वंस हेतु कम से कम कई 100 किलोग्राम TNT की आवश्यकता होगी। लेकिन घटनास्थल पर बारूद की कोई गंध नहीं थी, विस्फोट के बाद कोई काला धब्बा नहीं था। वहां केवल एक ही चीज थी, सबसे आदिम, सबसे बर्बर, शुद्ध शारीरिक कुचलना। उस खून की बूंद ने यही किया। चेंग गोबांग गड्ढे के किनारे पर बैठा था, उसकी उंगलियां टूटी हुई चट्टान की सतह पर फिर रही थीं। वह दर्पण की तरह चिकनी, ठंडी और लोहे की तरह कठोर थी। रिपोर्ट निदेशक, मोटे फ्रेम वाले चश्मे पहने एक फोरेंसिक सेक्शन प्रमुख तेजी से चलकर आए। उनके हाथ में एक चांदी का धातु का बक्सा था और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। घटनास्थल पर मिले निशानों के अनुसार यह स्थान वास्तव में किसी प्रकार के उच्च घनत्व वाले बिंदु प्रभाव का शिकार हुआ था। और हमें यह मिला। अनुभाग प्रमुख ने सावधानीपूर्वक केस खोला। तरल नाइट्रोजन से सफेद धुंध उठी। विशेष रूप से बनाए गए क्वार्ट्ज कांच के पात्र के तल में सुनहरे तरल की एक बूंद शांति से पड़ी थी। -100 डिग्री से भी कम तापमान के बावजूद ये जमा नहीं था, बल्कि यह एक गर्म कोमल चमक के साथ जगमगा रहा था, मानो ये जीवित हो। इसे गड्ढे के ठीक केंद्र से निकाला गया था। सेक्शन प्रमुख की आवाज़ सूखी थी, मानो उनके गले में रेत फंसी हो। इस एक बूंद को कंटेनर में डालने के लिए हमने एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु की 2 चिमटियां तोड़ दीं। चेंग गोबांग की भौहें अचानक तन गईं, चक्कर आ गया। हाँ, टूट गया। सेक्शन प्रमुख ने पास पड़े मुड़े हुए धातु के टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका घनत्व अविश्वसनीय है। तरल की इस बूंद का कुल वजन 0.1 ग्राम से भी कम है, लेकिन इसका वास्तविक वजन 500 किलोग्राम से अधिक है। संपूर्ण शांति। आसपास की हवा मानो पल भर में जम गई। खून की एक बूंद, आधा टन वजन। ये खून नहीं था, ये तो 2 छोटे न्यूट्रॉन तारे थे। इसने न्यूटन के सारे सिद्धांतों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, यहाँ तक कि इसने माध्यमिक विद्यालय की भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों को भी तहस नहस कर दिया। और ये भी है। अनुभाग प्रमुख ने घबराकर एक गाइगर काउंटर चेंग गोबांग को थमा दिया। चेंग गोबांग ने उसे लेकर देखा। रीडिंग बहुत ज्यादा थी। सुई तेजी से लाल रेखा को छू रही थी और एक तेज अलार्म बज रहा था। वह परमाणु विकिरण नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा तरंग थी जिसे मनुष्यों ने पहले कभी दर्ज नहीं किया था। हिंसक, प्रचंड, इसके पास होने मात्र से ही शरीर में सहज कंपन उत्पन्न हो जाती थी। प्रयोगशाला क्या कहती है? चेंग गोबांग ने काउंटर को वापस केस में फेंक दिया। उसकी हथेलियां थोड़ी पसीने से भीगी हुई थीं। प्रारंभिक स्पेक्ट्रल विश्लेषण। इस चीज में निहित ऊर्जा स्तर नियंत्रित परमाणु सम्मेलन से कई गुना अधिक हो सकता है। अनुभाग प्रमुख ने ठंडे पसीने को पोंछने के लिए अपना चश्मा उतारा। निदेशक महोदय, अगर यह कोई परग्रही हथियार नहीं है तो यह एक चमत्कार है। चेंग गोबांग चुप हो गया। वह चट्टान के किनारे तक गया, तेज हवा का सामना करते हुए, और एक सिगरेट जलाई, लेकिन उसने उसे पिया नहीं, बल्कि हवा में टिमटिमाते लाल अंगारे को देखता रहा। दाऊतियानी, वह इस नाम पर विचार कर रहा था। साइबर निगरानी के बारे में क्या? उसके बगल में खड़े एक एजेंट ने बेबसी से सिर हिलाया। कुछ नहीं। वह आईडी एक भूत की तरह है। हमने स्काईनेट की सारी कंप्यूटिंग शक्ति का इस्तेमाल किया और हमें जो अंतिम आईपी पता मिला वह कुछ भी नहीं था। कोई नहीं। जी हाँ, न तो कोई विदेशी बाउंस सर्वर, न ही डार्क वेब, ये तो बस पूरी तरह से शून्य है। तकनीकी विभाग का कहना है कि दूसरी पार्टी की तकनीकी बाधा पृथ्वी से कम 50 साल आगे है। चेंग गोबांग ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और सिगरेट के टुकड़े को अपने पैर से कुचल दिया। 50 साल आगे की तकनीक, भौतिकी के नियमों को चुनौती देने वाला सुनहरा रक्त, पहाड़ों को चूर चूर कर देने वाली रक्त की एक बूंद की अपार शक्ति। ये सब बातें एक कट्टर भौतिकवादी को भी एक अजीबोगरीब जवाब स्वीकार करने पर मजबूर कर रही थीं। जानकारी को सील कर दें। चेंग गोबांग ने पलट कर देखा। उसकी आंखें तेज धार वाली थीं। आज रात जो कुछ भी देखा गया है वह अत्यंत गोपनीय है। जो कोई भी इसका आधा शब्द भी लीक करेगा उसे सैन्य न्यायाधिकरण का सामना करना पड़ेगा। नमूने को तत्काल हवाई मार्ग से बीजिंग मुख्यालय वापस ले जाया जाएगा ताकि इसे उच्चतम स्तर पर नियंत्रित किया जा सके। और चेंग गोबांग ने दूर स्थित अवलोकन केंद्र की ओर देखा जहां एक अकेली बत्ती टिमटिमा रही थी। क्या उस चौकीदार का पिछला रिकॉर्ड बेदाग है? पूरी तरह से जांच की गई। उसकी 3 पीढ़ियों के पूर्वज गरीब किसान थे। उसकी फाइल बिल्कुल साफ सुथरी है। बस एक कॉलेज का छात्र जो सिविल सेवा परीक्षा में असफल हो गया और किसी तरह जीवन गुजार रहा है। उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। चेंग गोबांग ने गहरी आवाज में कहा, निगरानी नहीं बल्कि कड़ी सुरक्षा। वह एकमात्र गवाह है और फिलहाल हमारे पास एकमात्र सुराग है। हाँ। हेलीकॉप्टर गर्जना करते हुए आकाश में उड़ गया और रात के अंधेरे में उस दिव्य रक्त की बूंद के साथ गायब हो गया जो दुनिया के नजरिए को उलट देने में सक्षम थी। एजेंटों की मुख्य टुकड़ी ने निकलना शुरू कर दिया। केवल कुछ छिपे हुए सेंतरियों को पीछे छोड़ दिया। अवलोकन केंद्र में फिर से सन्नाटा छा गया। गू चांगकिंग ने कप के तले में बची आखिरी बूंद तक ठंडा पानी पी लिया। काम पूरा हो गया था। अधिकारियों को न तो सिस्टम मिला, न ही अनुमतियां, और न ही वे खून की उस बूंद का विश्लेषण कर सके। वे केवल अनुमान लगा सकते थे, केवल कल्पना कर सकते थे, और केवल खुद को बहकाने में लगे रह सकते थे। यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था कि राज्य तंत्र उसकी योजना का समर्थन करे। गू चांगकिंग का दिमाग हरकत में आया और उसने सिस्टम पैनल को खोला। चमकीले लाल रंग के उन अंकों की कतार को देखते ही उसकी सांसें तेज हो गईं।
आदर्शवाद अंक संतुलन 320,540,320 मिलियन। ये चीन के 10 अरब लोगों के लिए एक सदमा था, साथ ही कुछ दखलंदाजों द्वारा इसे विदेशों में दोबारा प्रसारित करने से मिले कुछ लाभ भी थे। यह अनगिनत विश्व दृष्टिकोणों के ढहने की आवाज़ थी, और इससे भी बढ़कर यह एक ऐसा यातायात उत्सव था जिसे आग ने अपनी आधी जिंदगी दांव पर लगाकर खरीदा था। इस लहर से बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। गू चांकिंग ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड होने का, दुनिया के साथ खेलने का वह रोमांच सचमुच व्यसनकारी था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। चाहे वह मनगढ़ंत कहानी कितनी भी भव्य क्यों न हो, अगर वह झूठी होती तो वह हवा में महल मात्र होती। एक बार टूट जाने पर उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। उसे झूठ को वास्तविकता में बदलना था और खुद को सच्चा अधिनायक साबित करना था। सिस्टम, दुकान खोलो। प्रकाश की स्क्रीन खुल गई और विनिमय योग्य वस्तुओं की एक चकाचौंध भरी सूची सामने आ गई। चरम दाव सम्राट हथियार, 9 मोड़ वाली दिव्य गोलियां, सम्राट शास्त्र। हर एक को देखकर मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन वे बेहद महंगे भी थे। गू चांकिंग ने खुद को नजरें हटाने के लिए मजबूर किया और साधना तकनीक श्रेणी पर ध्यान केंद्रित किया। 10,000 मंजिला मीनार की नींव जमीन से ही शुरू होती है। नींव ही सच्चा मार्ग है। एक्सचेंज, दाओ स्क्रिप्चर सी ऑफ बिटरनेस वॉल्यूम अंश। डिंग, क्या आप दाओ स्क्रिप्चर सी ऑफ बिटरनेस वॉल्यूम अंश के बदले 100 मिलियन आदर्शवाद अंक खर्च करना चाहते हैं? नोट, ये साधना तकनीक श्राउडिंग द हेवन सिस्टम में सबसे शक्तिशाली आधार स्थापना विधि है। आदान प्रदान के बाद ये सीधे उपयोगकर्ता में मूलभूत तत्वों को समाहित कर देगी, जिससे सी ऑफ बिटरनेस खुल जाएगा। 100 मिलियन, अगर इसे पैसों में बदला जाए तो इससे बीजिंग में एक इमारत खरीदी जा सकती है। लेकिन गू चांकिंग ने पलक भी नहीं झपकाए, बदली। सब कुछ दांव पर लगा दो। 100,000,000 आदर्शवाद अंक घटाए जा रहे हैं। वास्तविक रूप से साकार हो रहा है। अगले ही पल अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में भीषण गर्मी की लहर दौड़ गई। यह उपन्यासों में वर्णित कोमल, शांत अनुभूति नहीं थी। यह ऐसा था मानो उसने कोई धधकती हुई जलती हुई कोयला निगल ली हो, या मानो कोई छेनी से उसकी नाभि के ठीक 3 इंच नीचे जबरदस्ती काट रहा हो। उफ! गू चांकिंग दर्द से कराह उठा। मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों के जोड़ नीले पड़ गए। दर्द, लेकिन इस दर्द के भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। कड़वाहट का सागर खुलने ही वाला था। अवलोकन केंद्र के अंदर इतनी सन्नाटा पसरा हुआ था कि केवल भारी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। गू चांकिंग ने अपने दांत भींच लिए। उसके चेहरे से ठंडे पसीने की धारा ऐसे बहने लगी जैसे नल खोल दिया गया हो, जिससे उसका बदबूदार सैन्य कोट तुरंत भीग गया। उसने दोनों हाथों से चादर को कसकर पकड़ा और उस पतले कपड़े में कई छेद कर दिए। यह नरक की तरह चोट पहुंचाता है। सिस्टम द्वारा सिखाई गई दाओ शास्त्र तकनीकों का पालन करते हुए उसे अपनी चेतना को नीचे की ओर गोता लगाने के लिए मजबूर करना पड़ा। मानव शरीर के उस निश्चित क्षेत्र में डूबना पड़ा जिसे कड़वाहट का सागर कहा जाता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जो एक कदम उठाना चाहता है, शौक स्थापना के 100 दिन केवल प्रवेश टिकट थे। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक संरक्षक की भी आवश्यकता होगी, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वर्ग उन्हें यह अवसर प्रदान करता है या नहीं। कम योग्यता वाले लोगों का भाग्य यही होगा कि वे जीवन भर केवल डांटियन में एक गर्माहट का अनुभव करते रहेंगे। लेकिन गू चांकिंग अलग थी। यह उन खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात थी जो पैसे देकर जीत हासिल करते हैं। जैसे ही उसकी चेतना केंद्रित हुई, एक नश्वर प्राणी के लिए दुर्गम बाधा का एहसास पल भर में चकनाचूर हो गया। यह ऐसा था मानो कोई अपने घर लौटकर चाबी से दरवाजा खोल रहा हो। एक क्लिक के साथ ताला खुल गया, बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से। दुनिया अचानक घोर अंधेरे में डूब गई। यह उसका कड़वाहट का सागर था। सन्नाटा पसरा हुआ, ठंडा और मुरझाया हुआ। यह अरबों वर्षों से सूखे एक गहरे कुएं जैसा था। सुनहरी दिव्य शक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसे नमी का जरा सा भी आभास नहीं हो रहा था। यह एक नश्वर शरीर का दुख था, एक पिंजरा जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा जकड़ा हुआ था। मेरे लिए खोल दो, गू चांकिंग ने मन ही मन दहाड़ मारी। 100 मिलियन आदर्शवाद बिंदुओं के बदले में प्राप्त हुई वह भव्य ऊर्जा इस क्षण एक अदृश्य दुनिया को खोलने वाले विशाल हथौड़े में परिवर्तित हो गई, जो मृत्यु ऊर्जा से भरे इस अंधकार के विरुद्ध भयंकर रूप से नीचे की ओर झूल रही थी। बूम! तंग अवलोकन स्टेशन के अंदर अचानक एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई, जिससे कांच की खिड़कियां कांपने और हिलने लगीं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहां मौजूद होता तो वह इतना भयभीत हो जाता कि उसकी आत्मा उड़ जाती और प्राण बिखर जाते। गू चांकिंग का पेट लहरों की तरह हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रहा था, और उसकी त्वचा के नीचे सुनहरे अजगरों को धुंधले ढंग से दौड़ते हुए देखा जा सकता था, मानो यह नश्वर शरीर और रक्त उस भयानक शक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था और किसी भी क्षण चूर चूर हो जाएगा। सौभाग्यवश दिव्य गुप्त सुरक्षा कवच ने यहाँ सब कुछ सील कर दिया था, इसलिए भले ही गू चांकिंग जानता था कि लोग बाहर से उस पर नजर रख रहे हैं, वे कोई खामी नहीं देख पाएंगे। असहनीय दर्द एक बार फिर बढ़ गया। पहले जलन महसूस होती थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा फाड़ा जा रहा हो। गू चांकिंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो अदृश्य विशालकाय हाथों की एक जोड़ी उसके आंतरिक अंगों को पकड़कर दोनों ओर खींच रही हो और उसके पूरे शरीर को अंदर से 2 हिस्सों में फाड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह रुका नहीं, और उसने एक आह भी नहीं भरी। एक ऐसे पर्दे के पीछे के निर्देशक के रूप में जो जादू विहीन दुनिया में पौराणिक पुनरुत्थान की चिंगारी जगा रहे थे, वे शिखर तक पहुंचने के लिए ही पैदा हुए थे।
यदि वे एक प्रारंभिक ट्यूटोरियल स्तर के लिए भी इसे जीवन मरण का मामला मानते तो फिर आसमान को ढकने की विधियों का अभ्यास करने का क्या अर्थ था? इसे फिर से तोड़ो। उसकी चेतना द्वारा निर्मित विशाल हथौड़ा, जिसमें निर्मता की झलक थी, उस अंधकार पर बार बार अथक रूप से प्रहार करता रहा। 10 गुना, 100 गुना। कुछ अनिश्चित समय के बाद वह विनाशी अंधकार अंततः और अधिक देर तक टिक नहीं सका। दरार, एक बेहद हल्की सी चटकने की आवाज़ सुनाई दी जो गू चांगकिंग को किसी दिव्य संगीत जैसी लगी। इसके तुरंत बाद सुनहरी रोशनी की पहली किरण दरार से बाहर निकली। वह जीवन का सार था, मानव शरीर की सबसे मूलभूत परमाणु ऊर्जा, आकाश को ढकने वाली प्रणाली में इसे दिव्य शक्ति कहा जाता था। जैसे ही दिव्य शक्ति का यह अंश प्रकट हुआ, स्थिति तुरंत पलट गई। एक छोटी सी चिंगारी भी मैदान में आग लगा सकती है। कभी मुरझाया हुआ और शांत रहने वाला कड़वाहट का सागर उबलने लगा और उसका मूल रूप से गहरा काला रंग एक पवित्र सुनहरी चमक से रंग गया। हालांकि यह चावल के दाने जितना छोटा था, लेकिन यह वास्तव में मौजूद था, जैसे कोई तारा अथाह गहराई में चमक रहा हो। कड़वाहट का सागर खुल गया। वाह! गू चांगकिंग ने अपनी आंखें झट से खोलीं और मुंह भरकर मैली ऊर्जा थूक दी। ये सांस 2 मीटर से अधिक दूरी तक एक तेज तीर की तरह निकली और सामने वाली दीवार से एक कुरकुरी क्रैक ध्वनि के साथ टकराई, मानो किसी ने कोड़ा मारा हो। ताजगी भरा। गू चांगकिंग हंसने ही वाला था कि अचानक उसकी नाक फड़क उठी, जिससे एक दुर्गंध के कारण वह लगभग बेहोश हो गया। नीचे देखने पर उसकी खुली त्वचा एक काले चिकने पदार्थ से ढकी हुई थी, मानो उसे अभी अभी किसी तेल के कुएं से निकाला गया हो, जिससे गर्मियों के दौरान कीचड़ में सड़ रही मृत मछली की तीखी गंध आ रही थी। मज्जा और टेंडन की सफाई। ये गंध बहुत तेज है। गू चांगकिंग ने झट से अपनी नाक पकड़ी, फटे पुराने मिलिट्री कोट को फेंक दिया और 100 मीटर की दौड़ की तरह बाथरूम की ओर भागा। उसने नल को पूरी तरह खोल दिया और जैसे ही बर्फीला ठंडा भूजल उस पर गिरा, उसे जरा भी ठंड नहीं लगी, बल्कि उसे पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ। वह अनुभूति ऐसी थी मानो उसने 20 वर्षों से ढोए हुए लोहे के कवच की एक परत उतार दी हो। उसका पूरा शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा था कि मानो वह मोक्ष प्राप्त करने ही वाला हो। उसने त्वचा की 3 परतें रगड़कर हटा दी और जब काली तैलीय मिट्टी पूरी तरह से धुल गई, तभी गू चांगकिंग ने नल बंद किया। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा तो वही था, चेहरे की बनावट में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसके स्वभाव में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुका था। हालांकि गू चांगकिंग के चेहरे मोहरे सामान्य थे, लेकिन हवा और धूप के संपर्क में रहने के कारण उसका रंग सांवला हो गया था। लेकिन अब उसकी त्वचा जैड की तरह सफ़ेद थी, जो हल्की गर्म चमक के साथ झिलमिला रही थी। सबसे आकर्षक बात उसकी आंखें थीं, साफ काली और सफ़ेद, जिनकी पुतलियों की गहराई में मानो 2 अथाह प्राचीन कुएं छिपे हों। उनमें एक क्षणिक झलक भी किसी के दिल को कंपकंपा देती थी। गू चांगकिंग ने अपना हाथ उठाया और हवा में मुट्ठी भींच ली। क्रैक क्रैक, उसकी उंगलियों के जोड़ों से जोरदार आवाज़ आई। उसने पास में ही शौचालय के सामान रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली लोहे की शेल्फ पर एक नज़र डाली। ये चीज़ ठोस वेल्डेड सरिये से बनी थी, जो चोरी रोकने के लिए काफ़ी थी। गू चांगकिंग ने 2 उंगलियां बढ़ाईं, सरिये का एक टुकड़ा पकड़ा और बिना ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित किए ही उसे हल्के से दबा दिया। चरमराहट उंगली के आकार का वह सरिया प्ले डो की तरह था। उसने उसे चपटा करके गोल गोल घुमाया, जिससे उस पर उंगलियों के 2 गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। क्या ये वाकई इंसान है? अरे रुको, ये तो मैं ही हूँ। तो फिर ठीक है। गू चांगकिंग ने उंगलियों के निशान देखे, उसके होंठों के कोने बेतहाशा ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी मुस्कान धीरे धीरे संकी होती चली गई। पहले जब वह वेब नॉवेल पढ़ता था तो उसे किसी नायक के पास इतनी आसानी से हजारों पाउंड की ताकत होना हास्यास्पद लगता था। अब जब उसकी बारी आई तो उसे एहसास हुआ कि यह एहसास वाकई अद्भुत था। ये तो बस कड़वाहट के सागर का द्वार खोलना था। उसने अभी तक दिव्य सेतु भी नहीं बनाया था। अगर वह दूसरे तट या दाव महल तक पहुंच जाता, वह किस प्रकार की शक्तिशाली शक्ति होगी। बीजिंग, विशेष मामलों के ब्यूरो का मुख्यालय, तहखाना, 3रा तल। ये पूरे ग्रेजिया में सबसे उच्च सुरक्षा वाली जैविक प्रयोगशाला थी, जिसके बारे में ये ख्याति थी कि यह इतनी सुरक्षित थी कि इसमें एक मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन इस समय ये सुबह के बाजार की तरह ही अव्यवस्थित था। पागलपन, ये आंकड़े तो बिल्कुल ही पागलपन भरे हैं। भौतिकी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। सफ़ेद लैब कोट पहने, भूरे बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति रिपोर्टों का एक बंडल पकड़े हुए गलियारे में तेजी से भागा, अपनी आमतौर पर अत्यधिक सम्मानित छवि की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए कॉफ़ी ले जा रहे एक इंटर्न को लगभग टक्कर मारते मारते बचा। प्रोफेसर लियू, ज़रा धीरे चलें। अपने दिल का ध्यान रखें। मेरी रफ्तार धीमी करो। निदेशक को बुलाओ, अभी, तुरंत। देरी का हर एक सेकंड विज्ञान के खिलाफ अपराध है। प्रोफेसर लियू इतनी जोर से दहाड़े कि उनकी आवाज़ कांपने लगी और उनकी आंखें लाल हो गईं। 5 मिनट बाद में चेंग गोबांग प्रयोगशाला में दाखिल हुआ। उसके हाथ में आधी सिगरेट थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा गंभीर था। बूढ़े लियू, क्या स्थिति है? क्या आसमान गिर रहा है? यह आसमान गिरने से भी ज़्यादा गंभीर मामला है। प्रोफेसर लियू ने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने एक तिरी परत वाले शीशे के डिब्बे में बंद एक टेस्ट ट्यूब को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसे दीवार पर लगी एक विशाल स्क्रीन से जोड़ दिया। निर्देशक महोदय, इसे देखिए। स्क्रीन रोशन हो उठी और उस पर एक सुनहरा महासागर दिखाई दिया। सुनहरे तरल की एक बूंद स्थिर नहीं थी, बल्कि अनगिनत छोटे सुनहरे ड्रैगनों की लड़ाई की तरह उग्र रूप से उमड़ रही थी और दहाड़ रही थी। स्क्रीन के माध्यम से एक भयावह आभा महसूस की जा सकती थी। क्या यह उस खून की बूंद का पतला किया हुआ नमूना है?
चेंग गोबांग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पतला कर दिया। निर्देशक महोदय, क्या आप मजाक कर रहे हैं? प्रोफेसर लियू ने कांपती उंगलियों से स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक नन्हा सा पाउडर है जिसे हमने बड़ी मुश्किल से एक उच्च ऊर्जा लेजर कटर का उपयोग करके और 3 डायमंड ड्रिल बिट तोड़कर चट्टान से खुर्च कर निकाला है। फिर हमने इसे 10 टन भारी पानी में घोल दिया। सिर्फ इस थोड़ी सी मात्रा में पाउडर से क्या आप जानते हैं कि इसकी गतिविधि कितनी अविश्वसनीय है? चेंग गोबांग ने अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा और भी गंभीर होता चला गया। सामान्य मानव कोशिका विभाजन की एक सीमा होती है जिसे हैफलिक लिमिट कहते हैं, जो लगभग 50 गुना होती है। यही मानव जीवनकाल की सीमा है। लेकिन ये चीज़, प्रोफेसर लियू ने अटकते हुए कहा, उनकी आवाज़ सूखी थी। हमने इसे 10 मिनट तक सूक्ष्मदर्शी से देखा और इसकी कोशिकाएं पूरे 3000 बार विभाजित हुईं। 3000 बार। चेंग गोबांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। और इसमें बुढ़ापे का कोई संकेत नहीं है। इसकी ऊर्जा कम नहीं हो रही है, बल्कि ये खुद को मजबूत करने के लिए आसपास की गर्मी को तेजी से सोख रही है। ये तो लगभग एक निरंतर चलने वाली मशीन है। चेंग गोबांग के हाथ में सिगरेट का टुकड़ा उसकी उंगली को जला रहा था, लेकिन उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। जलन को निगलना। हाँ, अभी अभी प्रयोगशाला के जलवायु नियंत्रण तंत्र ने अलार्म बजा दिया। ये तो मानो एक अथाह गड्ढे जैसा है। अगर हमने इसे दबाने के लिए उच्च आवृत्ति वाले चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग न किया होता तो भारी पानी की ये 10 टन की बोतल अब तक सूखकर उबल गई होती। प्रोफेसर लियू ने गहरी सांस ली, रिपोर्टों के ढेर से एक चार्ट निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। और ये रहा डीएनए प्रोफाइल। इसे देखिए, ये तो हमारी समझ के अनुसार कोई जैविक जीव भी नहीं है। चेंग गोबांग ने उसे उठाया और देखा। वह व्यवस्थित कोड जैसी पंक्तियों से भरा हुआ था, जो किसी दिव्य पुस्तक की तरह जटिल था। ये डबल हेलिक्स संरचना नहीं है। प्रोफेसर लियू की आवाज़ कुछ रहस्यमयी सी हो गई, जिसमें अज्ञात का भय झलक रहा था। ये एक ट्रिपल हेलिक्स है या फिर एक बहुआयामी संरचना है। ये पृथ्वी पर किसी भी ज्ञात प्रजाति से संबंधित नहीं है। ये कार्बन आधारित जीवन की श्रेणी में भी नहीं आती। निर्देशक महोदय, कुछ गैरजिम्मेदाराना बात कहना। प्रोफेसर लियू ने अपना चश्मा उतारा और अपनी लाल आंखों को मलते हुए निराशा भरे स्वर में कहा, अगर यह किसी प्राचीन निर्जन पवित्र शरीर का रक्त है तो हम मनुष्य उनके सामने पैरामेसिया से कम नहीं हैं। यह एक आयामी दमन है। प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया। सभी शीर्ष शोधकर्ताओं ने अपना काम रोक दिया और उस शीशे के बक्से को टकटकी लगाकर देखने लगे। उनकी आंखें भय, विस्मय और वैज्ञानिकों के लिए अद्वितीय एक प्रकार के कट्टरवाद से भरी हुई थीं। पैरामीशिया। यह उपमा बहुत ही पीड़ादायक थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सटीक भी थी। चेंग गोबांग काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने सिगरेट का टुकड़ा पास के कूड़ेदान में सिसकने की हल्की सी आवाज के साथ फेंक दिया। ऊर्जा मूल्यांकन के बारे में क्या? एक लघु परमाणु बम। प्रोफेसर लियू ने अंतिम निष्कर्ष देते हुए कहा, अगर हम इसके भीतर की ऊर्जा को निकाल सकें तो खून की यह एक बूंद बीजिंग को पूरे 1 साल तक बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक है, क्योंकि हमारी वर्तमान तकनीक से हम इसकी सतह को भी नहीं छू सकते। उपयोग करना तो दूर की बात है। खून की एक बूंद बीजिंग को 1 साल तक बिजली दे सकती है। चेंग गोबांग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने जोर से प्रहार किया हो। क्या यही मिथक है? क्या ये वही अतीत है जिसे समय ने दफना दिया है, जिसके बारे में दाओ त्यानई ने बात की थी? यदि यह सच होता तो वर्तमान विश्व संरचना, तथाकथित महाशक्तियां, तथाकथित परमाणु प्रतिरोध इस शक्ति प्रणाली के सामने महज बच्चों का खेल होते। इस रिपोर्ट को और किसने देखा है? चेंग गोबांग ने गहरी आवाज में पूछा। सिर्फ हम मुख्य कर्मचारी ही मौजूद हैं। नेटवर्क पूरी तरह से बंद है, एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा। चेंग गोबांग मुड़ा और उसकी निगाहें बाज की तरह तेज हो गईं। सभी डेटा को सील कर दो और इसे सर्वोच्च गुप्त श्रेणी में रखो, रैंक एसएसएस। अगर किसी ने भी आधा शब्द भी लीक करने की हिम्मत की तो उसे सैन्य न्यायाधिकरण का सामना करना पड़ेगा और उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। आगे। चेंग गोबांग दरवाजे तक गए, रुके और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, खुफिया विभाग को दाओ त्यानई की निगरानी का स्तर उच्चतम करने का आदेश दें। सभी राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करें। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है और कहाँ है। डायरेक्टर साहब, क्या हमें उसे गिरफ्तार करना है? पास खड़े एक एजेंट ने अनजाने में पूछा। गिरफ्तारी? किस आरोप में? चेंग गोबांग ने अपना सिर झटक कर पीछे किया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो किसी को निगल जाएंगी। क्या तुम ऐसे आदमी को पकड़ भी सकते हो? अगर पकड़ भी लिया तो क्या उसे काबू में रख पाओगे? खून की वो एक बूंद स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को आसमान में उड़ा सकती है। क्या तुम बीजिंग को खंडहर बनाना चाहते हो? तो क्या ये संपर्क है? ये निमंत्रण है। हम उन्हें राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के उच्चतम स्तर के साथ आमंत्रित करते हैं। चेंग गोबांग ने सुधार करते हुए कहा, चाहे वह धोखेबाज हो या कोई पुराना राक्षस, पुनर्जन्म के कारण वर्तमान में उनके पास एक नई दुनिया की कुंजी है। हम न केवल उन्हें नाराज नहीं कर सकते, बल्कि हमें उनका सम्मान एक सम्मानित पूर्वज की तरह करना चाहिए। याद रखिए, हमें सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए, युद्ध नहीं। मानवता इस तरह के संघर्ष का जोखिम नहीं उठा सकती। बोलने के बाद चेंग गोबांग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को घूरते रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मामले का दायरा बढ़ गया था, लेकिन दुनिया सचमुच बदलने वाली थी। माउंट ताई परित्यक्त अवलोकन स्टेशन। गू चांगकिंग को छींक आए और उसने अपनी खुजली वाली नाक को रगड़ा। मेरे बारे में कौन बात कर रहा है?
निश्चित रूप से वे बूढ़े विद्वानों का समूह तो नहीं। उसने लापरवाही से बेडसाइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन ऑन होते ही अनगिनत मैसेज पॉपअप हिमस्खलन की तरह उमड़ पड़े, जिससे 3 साल पुराना फ़ोन लगभग क्रैश हो गया। वीबो DM 999 जोड़, ट्विटर DM 999 जोड़, यहाँ तक कि सहपाठियों का वह ग्रुप चैट जो काफ़ी समय से शांत था, अब उसे लगातार टैग करके पूछ रहा था कि क्या उसने पहाड़ पर कोई अमर प्राणी देखा है और क्या वह वहाँ से कुछ स्थानीय व्यंजन लाल बाल ला सकता है। गू चांकिंग ने दाओ त्यानई के बैकएंड पर क्लिक किया। हे भगवान, DM लिस्ट सत्यापित बड़े बड़े लोगों से भरी हुई थी जो पूंजीपति आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा करते थे। वे अब पालतू कुत्ते की तरह विनम्र व्यवहार कर रहे थे। नमस्कार दाओवादी गुरुजी, मैं पेंगुइन ग्रुप का उपाध्यक्ष हूँ। हम लाल बालों के बौद्धिक संपदा अधिकार खरीदने के लिए 1 अरब का निवेश करना चाहते हैं। हम आपके लिए ब्रह्मांड स्तरीय फिल्म बना सकते हैं। गू चांकिंग ने चिढ़कर हंसते हुए कहा, सपने में ही सही। लाल बालों के अधिकार तो महान पूर्णता पवित्र शरीर के पास हैं, क्यों न तुम पाताल लोक जाकर उनसे पूछ लो। श्री दाओ त्यानई, मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय की जैविक प्रयोगशाला से हूँ। हम आपको मानव विकास के भविष्य का मिलकर पता लगाने के लिए हार्दिक रूप से आमंत्रित करते हैं। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी वेतन ले सकते हैं। हे महान गुरु, मेरी मदद करो। मेरे घर में भूत प्रेत का साया है। मैं आपसे एक ताबीज की विनती करता हूँ, कोई भी कीमत बताओ, मैं आपके सामने सिर झुकाऊंगा। अगले दिन गू चांकिंग एक पलंग पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके हाथ में ब्रेस्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा था जिसे वह बड़े चाव से खा रही थी। उनके बगल में उनकी करीबी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के 2 युवा एजेंट माथे पर शिकन लिए देख रहे थे। इस बच्चे का दिल बहुत बड़ा था। बाहरी दुनिया में पहले से ही हंगामा मचा हुआ था, फिर भी यह आदमी कैसे खा सकता था। कॉमरेड लिटिल गू, एजेंटों में से एक ने उसे बहकाने की कोशिश करते हुए कहा, विशेषज्ञों ने आपसे जो पूछा है उस पर ध्यान से सोचें। आपके पागल होने से पहले क्या उसने आपको कोई संकेत नहीं दिया था, या क्या उस दाओ त्यानई ने आपसे संपर्क किया था। गू चांकिंग ने सूप की आखिरी बूंद तक पी ली, संतुष्टि से एक डकार ली और मासूमियत भरे चेहरे से ऊपर देखा। भाई, मैंने ये बात 800 बार कही है, मैं तो बस एक चौकीदार हूँ। उस दिन मैंने बस एक जोरदार धमाका सुना और बिस्तर में छिप गया। मैं लगभग पेशाब ही कर बैठा था। अगर मुझे उस दाओ त्यानई के बारे में पता होता तो क्या मैं अभी यहाँ ठंड से कांप रहा होता। मैं तो अब तक मोक्ष प्राप्त कर चुका होता। एजेंट अवाक रह गया। उसने अपनी आंखें घुमाईं और निगरानी स्क्रीन को घूरने के लिए वापस मुड़ गया। गू चांकिंग ने अपना मुंह पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। उसकी आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी। आरोहण, जल्द ही। उसने अपने हाथ जेब में डाले और केवल स्पर्श के माध्यम से अपना फ़ोन चलाया। हालांकि फ़ोन की स्क्रीन चालू नहीं हुई, लेकिन स्वर्गीय गुप्त सुरक्षा कार्ड के आशीर्वाद से उसकी चेतना पहले ही नेटवर्क की गहरी परतों तक पहुंच चुकी थी। वर्तमान ऑनलाइन दुनिया उबलते हुए दलिया के बर्तन के समान थी। अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा था। प्रसिद्धि पाने के लिए दाओ त्यानई होने का नाटक करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे मस्खरे हों या मानसिक रूप से बीमार, आधे घंटे के भीतर पुलिस की ओर से उदासी भरी मुलाकात का सामना करना पड़ता था। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सवाल अत्यधिक दबाव में चल रहे थे और तकनीशियनों के बाल झड़ रहे थे। अब आग में घी डालने का समय आ गया है। गू चांकिंग के मन में एक विचार आया। महज एक लाश और माउंट ताई के कुचल जाने का होना ही काफ़ी नहीं था। इससे केवल ये साबित हुआ कि पृथ्वी पर पहले भी असाधारण प्राणी मौजूद थे। मनुष्य बहुत भुलक्कड़ होते हैं। डर खत्म होने के बाद वे स्पष्टीकरण खोजने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि परियों के अवशेष या प्रागैतिहासिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन। उसे उन्हें ऐसा प्रलोभन देना था जिसे वे ठुकरा न सकें। उदाहरण के लिए अमरता। गू चांकिंग ने सिस्टम इंटरफेस खोला। आदर्शवाद अंक संतुलन 220 मिलियन सिस्टम 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। विशेष प्रभाव सेट के पूर्ण सेट के लिए विनिमय, जिसमें विशाल कांस्य ताबूत, 5 रंगों वाली वेदी का पूर्ण संस्करण और प्राचीन तारा में मार्ग उद्घाटन घटना शामिल हैं। डिंग, आवश्यक आदर्शवाद अंक बहुत अधिक हैं। वास्तविक वस्तुओं को प्रकट करने के लिए वर्तमान शेष राशि अपर्याप्त है। पौराणिक प्रतिबिंब ताबूत खींचते 9 ड्रैगन कमजोर संस्करण के लिए विनिमय करने की अनुशंसा की जाती है, जिसमें केवल दृश्य, श्रव्य और गुरुत्वाकर्षण तरंग अवरोधक प्रभाव होते हैं। कोई वास्तविक यात्री कार्य नहीं होता है। लागत 100 मिलियन आदर्शवाद अंक। मुझे तो बस एक पीपीटी चाहिए थी। किसने आपसे कहा कि आप लोगों को बेइड स्टार रीजन में ले जाएं? एक्सचेंज। डिंग, लेन देन सफल रहा। दृश्य पहले से ही निर्धारित है। गू चांकिंग के होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए, क्योंकि उसकी चेतना ने तुरंत उस आईडी को ग्रहण कर लिया जिसने वैश्विक अभिजात वर्ग को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था। दाओ त्यानई। उस अकाउंट पर, जो 12 घंटे से निष्क्रिय था, उसने एक तस्वीर अपलोड की। यह एक बेहद धुंधला तारामंडलीय मानचित्र था। ब्रह्मांड की गहरी, घोर अंधेरी पृष्ठभूमि में प्रकाश के कुछ ही अगोचर बिंदु थे। एक आम इंसान तो इसे एक नज़र में ही अनदेखा कर देता, लेकिन खगोलविदों की नज़रों में यह एक ऐसी तस्वीर थी जो उनके दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफ़ी थी। इसके तुरंत बाद तस्वीर के नीचे एक पंक्ति में टेक्स्ट दिखाई दिया। शब्द कम थे, लेकिन हर एक शब्द एक भारी हथौड़े की तरह था जो मानव सभ्यता की नाजुक नसों पर बेरहमी से प्रहार कर रहा था। पूर्वजों की हड्डियां अभी ठंडी नहीं हुई हैं। प्राचीन तारामयी मार्ग फिर से खुलने वाला है। आज से 3 दिन बाद, जब सूर्य पूर्व दिशा से उदय होगा।
ताबूत को खींचने वाले 9 अजगर ताई पर्वत पर उतरेंगे। स्वर्गीय मार्ग पर चढ़ो, चलते हुए गाओ और अपनी उंगलियों के एक झटके से आकाश को ढक लो। प्राचीन मार्ग का अंत अमर लोक है। शाश्वत जीवन, अमरता और अविनाशिता प्राप्त करने के लिए अमर द्वार पर दस्तक दें। क्लिक करें, भेजें। इस क्षण वैश्विक इंटरनेट पर ठीक 3 सेकंड का डेटा अंतराल दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो सभी ने एक ही समय में अपनी सांस रोक ली हो। 3 सेकंड बाद बूम, वीबो क्रैश हो गया। ट्विटर में सर्किट ब्रेकर की समस्या आ गई। यूट्यूब के सर्वरों से धुआं निकलने लगा। जो नेटिजन्स अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या माउंट ताई के सुनहरे रक्त में लोहा होता है, उन्होंने तुरंत अपना ध्यान इस नई पोस्ट की ओर मोड़ दिया। किसी और कारण से नहीं, बल्कि उन आखिरी 4 शब्दों की वजह से। अमर और अविनाशी। कमेंट सेक्शन 1 लाख पोस्ट प्रति सेकंड की दर से रिफ्रेश हो रहा था। लोगों की बातें देखना असंभव था, क्योंकि सब कुछ विस्मयबोधक चिन्हों से भरा हुआ था, जैसे कोई अस्पष्ट कोड हो। कुछ मिनट बाद जब सर्वरों का विस्तार किया गया, तब जाकर सबसे अधिक वोट वाली टिप्पणियां सामने आईं। हे भगवान, 9 अजगर ताबूत खींच रहे हैं। ये किस तरह का वर्णन है? अजगर, असली अजगर। ऊपर वाले व्यक्ति ने बात को गलत समझा। आखिरी वाक्य पर ध्यान दीजिए। अमरता, शाश्वत जीवन। क्या दाववादी पुजारी हमें अमरता प्राप्त करने का तरीका सिखाने वाले हैं? क्या यही वह ब्रह्मांड है जहां एकमात्र सन्नाटा छाया रहता है? आग किस बारे में बात कर रहा था? मुझे पता था कि आग बेवकूफ़ है। ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से अमर प्राणियों से भरा हुआ है। मैं किनशी हुआंग हूँ। मुझे $50 भेजो और मैं तुम्हें 9 ड्रैगनों के साथ ताबूत खींचने के लिए ले जाऊंगा ताकि तुम अमरता प्राप्त कर सको। मजाक करना बंद करो। क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? इस बार दाओ तियानई ने एक निश्चित समय बताया है। 3 दिन बाद माउंट ताई को फिर से बंद किया जाएगा, है ना? मुझे लगता है कि इस बार अधिकारी माउंट ताई को लोहे की बाल्टी की तरह घेर लेंगे। मैं जाना चाहता हूँ। मुझे कैंसर है और यह अंतिम चरण में है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। भले ही ये धोखा हो, मैं इसे देखने जाना चाहता हूँ। यदि महान पूर्णता पवित्र शरीर के बारे में पिछली भविष्यवाणी ने ज्यादातर भय और आतंक पैदा किया, फिर अमर आरोहण के बारे में इस भविष्यवाणी ने नग्न पागलपन के अलावा कुछ नहीं लाया। कौन जीना नहीं चाहता? अमरता कौन नहीं चाहता? विशेष रूप से वे शीर्ष अभिजात वर्ग जो दुनिया की 80% संपत्ति को नियंत्रित करते थे, लेकिन अपने शरीर को बूढ़ा होते हुए असहाय रूप से देखते रह गए। राजधानी में विशेष मामलों के ब्यूरो का मुख्यालय, कमांड हॉल। बड़ी स्क्रीन पर लाल बत्तियां चमक उठीं। ये जनमत निगरानी प्रणाली के पूरी तरह से चरम सीमा पर पहुंचने का अलार्म था। चेंग गोबांग स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट पूरी तरह जलकर फिल्टर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी वह इस बात से पूरी तरह अनजान था। हॉल में दर्जनों लोग मौजूद थे। कीबोर्ड की क्लिक करने की आवाज़ें एक साथ मिल रही थीं और टेलीफोन एक के बाद एक बज रहे थे, मानो कोई युद्ध क्षेत्र हो। निदेशक महोदय, अवरोधन विफल। दूसरी पार्टी का तकनीकी स्तर हमसे कम 3 पीढ़ियां आगे है। हम स्रोत का पता ही नहीं लगा पा रहे हैं। तकनीकी अनुभाग प्रमुख ने पसीने से तरबतर होकर रिपोर्ट दी। इसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। चेंग गोबांग ने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में कुचल दिया। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। जब उन्होंने इसे पोस्ट करने की हिम्मत की है, तो उन्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम उन्हें ढूंढ लोगे। उसने स्क्रीन पर धुंधले तारे के नक्शे की ओर इशारा किया। तुरंत वेधशाला और अंतरिक्ष एजेंसी से संपर्क करें। स्वर्गीय आंख का उपयोग करें। पृथ्वी के निकट कक्षा में स्थित सभी दूरबीनों को सक्रिय करें और मेरे लिए इन निर्देशांकों पर कड़ी नजर रखें। निदेशक महोदय, खगोलविदों की प्रारंभिक गणनाओं के अनुसार ये निर्देशांक सौर मंडल के किनारे पर स्थित कुइपर बेल्ट में हैं, जो हमसे बहुत दूर हैं। मुझे परवाह नहीं कि यह कितनी दूर है। चेंग गोबांग अचानक मुड़ा। उसकी लाल आंखों में निर्ममता झलक रही थी। भले ही यह ब्रह्मांड के छोर पर हो, मैं वहां ठीक ठीक देखना चाहता हूं कि क्या है। चाहे वह धूल का एक कण ही क्यों न हो, मैं स्पष्ट रूप से देखना चाहता हूं कि वह नर है या मादा। हाँ, ठीक उसी समय चेंग गोबांग के निजी सुरक्षित फोन की घंटी बजी। उसने नंबर पर एक नज़र डाली। उसमें संपर्क का नाम नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह किसका नंबर है। उसने उत्तर दिया, ओल्ड चेन, ऑनलाइन जो खबर आ रही है, क्या वह असली है या नकली? फोन के दूसरी तरफ एक उम्रदराज लेकिन प्रभावशाली आवाज़ थी, जो ग्रेट शिया के सर्वोच्च निर्णयकर्ताओं में से एक की थी। चेंग गोबांग ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश की। मुखिया, आपने उस सुनहरे खून की बूंद की रिपोर्ट देखी है? ताई पर्वत पर भौतिक नियम एक बार विफल हो चुके हैं। अब मैं इसे नकली कहने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ से काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। 3 दिन। बूढ़े आदमी की आवाज में कोई भाव नहीं झलक रहा था। चाहे ये सच हो या झूठ, ताई पर्वत पर अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। अगर सच में वह ताबूत जो भी नीचे आ रहा है, वह जरूर महान शिया के नियंत्रण में होगा। समझा। फोन रखने के बाद चेंग गोबांग को ऐसा लगा जैसे 2 विशाल पर्वत उसके कंधों पर दबाव डाल रहे हों। 9 अजगर ताबूत को खींच रहे हैं। वह खुद से बुदबुदाया। उसकी निगाहें खिड़की के बाहर रात के आकाश पर टिक गईं। क्या इस दुनिया में सचमुच अजगर होते हैं? ग्रेट शिया विश्वविद्यालय, लड़कियों का छात्रावास। लिनकिंगक्सू अपनी मेज पर बैठी थी, जो कई मोटी प्राचीन पुस्तकों से ढकी हुई थी। पर्वतों और समुद्रों का क्लासिक, फैंगशान की पुस्तक और विधर्मी मामलों का अभिलेख। कंप्यूटर स्क्रीन पर दाओ तियानई द्वारा पोस्ट किया गया नवीनतम अपडेट था।
पुरातत्व विभाग की एक शीर्ष छात्रा होने के नाते उसने ऑनलाइन दर्शकों की तरह तमाशे में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वह नोट्स बना रही थी। उसकी नोटबुक लेखन से भरी हुई थी, जिसमें विभिन्न तीर और रेखाएं आपस में गुंथी हुई थीं। ये तर्क एक बंद चक्र है। लिनकिंगक्सू ने अपने चश्मे को नाक के पुल पर ठीक किया और अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को देखते हुए अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन महसूस की। ताई पर्वत पर फैंगशान बलिदान स्वर्ग की पूजा के लिए नहीं थे, वे एक मुहर को मजबूत करने के लिए थे। महान पूर्णता का पवित्र शरीर उस मुहर की रक्षा करने वाला कब्र रक्षक था। अब जब मकबरे के रखवाले का शव प्रकट हो गया है, तो इसका मतलब है कि मुहर ढीली हो रही है या कुछ आने वाला है। उसने कागज पर प्राचीन तारों भरी सड़क शब्दों को बड़े बड़े घेरों में बंद कर दिया। प्राचीन कथाओं में पीले सम्राट ने ड्रैगन पर सवार होकर स्वर्गारोहण किया और लाओत्जी हांगू दर्रे से पश्चिम की ओर गए क्योंकि बैंगनी ची पूर्व से आ रही थी। यदि आप इन मिथकों से साहित्यिक अलंकरणों को हटा दें तो शेष मूलतः पृथ्वी को छोड़ना है। लिनकिंगक्सू की उंगलियां थोड़ी कांप उठीं। अगर आप इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बहुत समय पहले पृथ्वी बंद नहीं थी। यह एक ट्रांजिट स्टेशन थी या एक आरंभिक बिंदु थी। दाऊद यानी इतिहास को नया आकार दे रहे हैं। लिनकिंगक्सू ने स्क्रीन पर देख रही रहस्यमय आईडी को घूर कर देखा। वह कहानियां गढ़ नहीं रहा है, वह हमें बता रहा है कि एक समय हमारे पास किस तरह का गौरव था और अब वह युग वापस आने वाला है। उसने अपना फ़ोन उठाया, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपने गुरु को एक संदेश भेजा। प्रोफेसर जी, मैं माउंट ताई जाने के लिए छुट्टी का अनुरोध करना चाहती हूँ। 3 दिन बाद समुद्र के उस पार ह्यूस्टन अंतरिक्ष केंद्र में। यहाँ खतरे की कोई आवाज़ नहीं थी, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि खतरे की घंटी बजाना भी अनावश्यक लग रहा था। पूरा नियंत्रण कक्ष सन्नाटे में डूबा हुआ था। दर्जनों शीर्ष खगोल भौतिक विज्ञानी नए छपे हुए चार्टों से भरी एक लंबी मेज के चारों ओर जमा थे और उनमें से हर कोई ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर्यवेक्षक जॉर्ज ने कहा, डेटा को मुख्य स्क्रीन पर प्रदर्शित करें। बड़ी स्क्रीन रोशन हो उठी। पृष्ठभूमि में ब्रह्मांड का विशाल विस्तार था, लेकिन नेपच्यून की कक्षा के बाहर कुइपर बेल्ट के किनारे पर अत्यंत विचित्र लहरों का एक समूह दिखाई दिया। इसे किसी ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसकी तस्वीर लेना असंभव है। एक युवा शोधकर्ता ने लहरों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव है। कोई अत्यंत विशाल द्रव्यमान वाली वस्तु आसपास के प्रकाश को तेजी से विकृत कर रही है। जॉर्ज ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े कॉफी के कप को ज्यादा कांपने से रोकने की कोशिश की। कितना बड़ा? इसका द्रव्यमान कितना है? गणना करना असंभव है। शोधकर्ता ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें धंसी हुई थीं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के फीडबैक के अनुसार इस वस्तु का घनत्व एक न्यूट्रॉन तारे से भी अधिक है। लेकिन धिक्कार है, ये ग्रह नहीं है, ये गतिमान है। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। और शोधकर्ता ने कुछ देर रुककर कुछ बटन दबाए और एक और प्रक्षेप पथ पूर्वानुमान मानचित्र प्रकट किया। वह लाल प्रक्षेप रेखा यमराज के हंसिया की तरह सीधे सौरमंडल के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। उसके गंतव्य निर्देशांक तीखे लाल रंग में चमक रहे थे। पृथ्वी, दक्षिया, माउंट ताई। क्या ये वही 9 अजगर हैं जो ताबूत खींच रहे हैं, जिनका जिक्र पूर्वी पैगंबर ने किया था? जॉर्ज का सिर सुन्न हो गया। हे भगवान, क्या ये सचमुच उल्कापिंड नहीं है? धूमकेतु भी इससे बेहतर होता। उल्कापिंड न तो गति कम करते हैं और न ही रुकने के लिए अपनी स्थिति बदलते हैं। शोधकर्ता ने एक स्पेक्ट्रल विश्लेषण चार्ट आगे बढ़ाते हुए निराशा भरे स्वर में कहा। 10 मिनट पहले हबल टेलीस्कोप ने एक संक्षिप्त अपवर्तन को कैद किया। हालांकि यह धुंधला है, स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि वस्तु की सतह बड़ी मात्रा में धात्विक तत्वों से ढकी हुई है, मुख्य रूप से कांस्य और लोहा। जॉर्ज चुप हो गया। अगर यह उल्कापिंड होता तो यह एक प्राकृतिक आपदा होती और मानवता इसे रोकने की कोशिश कर सकती थी। अगर वह धातु का बना होता तो वह एक सभ्यता होती, और यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने पृथ्वी के आयामों को कुचल दिया। घोषणा जारी करो। जॉर्ज ने मेज पर रखा लाल फोन उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। व्हाइट हाउस और पूरी दुनिया को सूचित करो, एक अतिथि आ गया है। 10 मिनट बाद एक छोटा सा ट्वीट परमाणु बम की तरह वैश्विक नेटवर्क पर फैल गया। नासा आपातकालीन सूचना, एक अज्ञात उच्च ऊर्जा वाली वस्तु पूर्वानुमान के अनुसार पृथ्वी की कक्षा की ओर आ रही है। यह एक अप्राकृतिक खगोलीय पिंड है। दोहराते हैं, यह एक अप्राकृतिक खगोलीय पिंड है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे रीट्वीट किया। रोस्कोस्मोस ने इसे रीट्वीट किया। डेक्सिया अंतरिक्ष एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट ने इसकी पुष्टि करते हुए एक पोस्ट जारी किया। लेबल एक अलर्ट। चिड़िया के घोंसले जैसे बालों वाला वह युवक जो कुछ ही क्षण पहले समूह में उन्मादपूर्वक उपहास कर रहा था, स्क्रीन पर मानवता के सर्वोच्च तकनीकी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लू वीक प्रमाणपत्रों की पंक्तियों को देखकर चौंक गया। उसके हाथ में मौजूद कोला धड़ाम की आवाज के साथ कीबोर्ड पर गिर गया। बिजली के चटकने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं सुन सका। पूरी दुनिया 1 मिनट तक शांत रही। फिर दाऊद यानई नाम के अकाउंट के तहत कमेंट सेक्शन में हलचल मच गई। कोई अपमान नहीं था, कोई उपहास नहीं था, बस स्क्रीन पर ढेर सारे प्रश्न चिन्ह और अनगिनत घुटने टेकने वाले इमोजी थे। क्या ये सचमुच आ रहा है? तो असल में वो जोकर में ही था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा जब तक मैं इसे देख न लूं। ये तो ड्रैगन है। ये कैसे सच हो सकता है? सूरज उगने में बस 2 घंटे बाकी हैं।
मैं अपनी माँ के पास घर जाना चाहता हूँ। क्या यह एक मिथक है? क्या ये सचमुच हमारे सिर के ऊपर से गुजरने वाला है? माउंट ताई की तलहटी में विशेष मामलों के ब्यूरो का अस्थायी कमान केंद्र स्थित है। ये चौक, जो मूल रूप से एक पर्यटक वितरण केंद्र के रूप में कार्य करता था, अब एक वास्तविक युद्ध किले में बदल गया था। पार्किंग स्थल बख्तरबंद वाहनों से भरा हुआ था और रडार के एंटीना स्टील के जंगल की तरह खड़े थे, लगातार घूमते और स्कैन करते रहते थे। चेंग गोबान कमांड वाहन में बैठा था, जिसके सामने निगरानी स्क्रीनों की एक दीवार थी और उसकी एस्ट्रे पहले से ही सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी। डायरेक्टर चेन, ये नवीनतम उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा है। सचिव ने पीला चेहरा लिए एक टैबलेट उन्हें सौंपते हुए कहा। वह वस्तु चंद्रमा की कक्षा पार कर चुकी है। उसकी गति धीमी हो गई है। वह स्थिर हो रही है। पार्किंग, इस बेहद आधुनिक शब्द को सुनकर चेंग गोबान को ये बेतुका और सटीक दोनों लगा। उसके होंठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ये कहाँ जाकर रुकेगी? पृथ्वी की निचली कक्षा में, माउंट ताई के ठीक ऊपर, 400 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसा लगता है जैसे ये किसी तरह के आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा हो। चेंग गोबांग ने एक और सिगरेट जलाई, लेकिन उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था और उसे जलाने में 2 बार कोशिश करनी पड़ी। तीखा धुआं उसके फेफड़ों में घुस गया, जिससे उसका सुस्त दिमाग थोड़ा सा साफ हो गया। लगता है ये पुराना पूर्वज काफी समझदार है, सीधा नीचे नहीं गिरा, वरना आधी धरती खत्म हो जाती। क्या सलाहकार लिन आ गए हैं? वह यही है, फिलहाल बाहरी अवलोकन बिंदु पर है। इसी बीच माउंट ताई दर्शनीय क्षेत्र में एक अवलोकन मंच पर मोटे फौजी ओवरकोट पहने लिन किंगशुए के हाथ में दूरबीन थी और बगल में तिपाई पर एक पेशेवर कैमरा लगा हुआ था। यह विशेष मामलों के ब्यूरो द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित शैक्षणिक अवलोकन क्षेत्र था। उनके अलावा वहां कई सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग प्रोफेसर भी मौजूद थे। शिक्षक जी, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? लिन किंगशुए ने अपनी दूरबीन नीचे रख दी और अपने बगल में उपकरण समायोजित कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। प्रोफेसर झांग, जो दाक्सिया के पुरातत्व जगत के एक दिग्गज थे। प्रोफेसर झांग के हाथ ठंड या उत्तेजना के कारण कांप रहे थे। किंगशुए, अगर उन किताबों में लिखी बातें सचमुच सामने आ गईं, तो हमने अब तक जो इतिहास पढ़ा है वह सब कूड़ेदान में फेंकना पड़ सकता है। शी जी कहता है, ड्रैगन के शव सड़ते नहीं, बल्कि ताबूत को खींचते हुए यात्रा करते हैं। लिन किंगशुए ने घोर अंधेरे आकाश की ओर देखा। उसकी सांस से निकली सफ़ेद हवा तुरंत बिखर गई। अगर दाओ तियानई ने झूठ नहीं बोला, तो जो हम देख रहे हैं वह शायद सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि किसी दूसरे आयाम का सच हो। इस समय सूर्योदय होने में 10 मिनट शेष थे। विश्वभर के हजारों मीडिया संस्थानों ने एक साथ लाइव प्रसारण शुरू किया। चाहे वह टाइम्स स्क्वायर की विशाल स्क्रीन हो या अफ्रीका के सवाना में रेडियो, हर कोई सांस रोककर उस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रहा था। ताई पर्वत की युहुआंग चोटी, परित्यक्त मौसम विज्ञान अवलोकन केंद्र। ये तूफान का बिल्कुल केंद्र था, फिर भी यह सबसे शांत जगह भी थी। गू चानकिंग उस टूटे हुए कैंप बेड पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने चाचा सूरजमुखी के बीजों का एक थैला रखा था। उसने शांत भाव से एक छिलका तोड़ा, उसे थूक दिया और फिर अपने मन में सिस्टम इंटरफेस को प्रकट किया। आदर्शवाद अंक संतुलन, 0 आदर्शवाद के वे 300 मिलियन से अधिक अंक, जिन्होंने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया था, अब बिल्कुल शून्य हो गए थे। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। पैसा तो एक धूर्त चीज है, एक बार खर्च हो गया तो फिर से कमाया जा सकता है। क्योंकि सिस्टम इंटरफेस पर 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। नपुंसक संस्करण शीर्षक वाला विशेष प्रभाव प्रगति बार पहले ही 99% तक लोड हो चुका था। देवियों और सज्जनों, सभी टिकट बिक चुके हैं। अगर मैं आपके लिए एक शानदार शो पेश नहीं करता, तो मैं आपके द्वारा दिए गए उन सभी भय बिंदुओं के साथ अन्याय करूंगा। गू चानकिंग ने अपने हाथों से रोटी के टुकड़े झाड़े और खिड़की से बाहर अंधेरे आकाश की ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर एक निर्देशक की अनूठी मुस्कान थी। उसने धीरे से उंगलियां चटकाईं। चलो, इस निर्जीव पृथ्वी में जान फूंकते हैं। दोपहर के 12 बजे, ये वह समय होना चाहिए था जब सूरज सबसे तेज चमक रहा होता है, लेकिन अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। ये काले बादल नहीं थे जो सूर्य को ढक रहे थे, बल्कि एक शुद्ध अंधकार था जो किसी भी अशुद्धता से रहित था और सीधे वायुमंडल को घेरे हुए था। ये ब्रह्मांड की विशालता का रंग था जो पृथ्वी के आकाश को पूरी तरह से ढक रहा था। सारा प्रकाश गायब हो गया। वैश्विक लाइव स्ट्रीम की तस्वीरों में केवल घुटन भरी निर्जीव काली छाया ही बची थी। क्या हो रहा है? क्या सिग्नल कट गया है? नहीं, आकाश की ओर देखो, आकाश की ओर देखो। कोई सिसकते हुए रो रहा था। उसकी आवाज में रोने की आवाज गूंज रही थी। उस घोर अंधकार में प्रकाश की छोटी छोटी किरणें दिखाई दीं। ये तारों का प्रकाश नहीं था, बल्कि धातु द्वारा मन प्रकाश के परावर्तन से उत्पन्न एक ठंडी, तीखी चमक थी। सबसे पहले एक विशाल आकृति। यह एक पंजा था, शक्तिशाली, प्राचीन, वॉश बेसिन जितने बड़े शल्कों से ढका हुआ। प्रत्येक शल्क ढलवां लोहे की ठंडी, कठोर बनावट से चमक रहा था। ये पंजा बादलों के ऊपर अंधेरे से निकला, दसियों हजार मीटर की ऊंचाई से भी। यह एक भयानक दबाव का एहसास करा रहा था, मानो ये पृथ्वी को कुचलने ही वाला हो। इसके बाद शवों का आगमन हुआ। 1, 2, 9 पर्वत श्रृंखलाओं जितने विशाल 9 जीव धीरे धीरे वायुमंडल के कोहरे को चीरते हुए बाहर निकले। उनमें जीवन का कोई अंश नहीं दिखाई दिया। उनके शरीर अकड़े हुए थे, मानो आकाश में फैली हुई इस्पात की एक विशाल दीवार हो। ये ड्रैगन था। ये टोटेम पर चित्रित उत्सवपूर्ण शुभ प्राणी नहीं है, बल्कि एक अलिंदित शव है जो वध, शीतलता और मृत्यु की आभा से भरा हुआ है।
न तो ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, न ही कोई गर्जना। केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। 9 ड्रैगन के शव एक साथ तैर रहे थे, उनकी पूंछें कटोरे के मुंह जितनी मोटी कांसे की जंजीरों से बंधी थीं। जंजीरें तनी हुई थीं और पीछे की ओर अंधेरे के एक और भी घने पिंड में फैली हुई थीं। क्लैक क्लैक, ये धातु के घिसने की आवाज़ थी। इस शांत दुनिया में यह आवाज़ मानो हर किसी के कानों में गूंज रही थी, भारी, सूखी, सदियों पुरानी जंग की गंध लिए हर किसी की नसों को झकझोर रही थी। जंजीरों के घिसटने के साथ ही 20 मीटर लंबा एक प्राचीन कांसे का ताबूत धीरे धीरे बाहर निकला। ये बहुत प्राचीन था, तांबे की जंग से धब्बेदार, उस पर धुंधली आकृतियां बनी हुई थीं, पूर्वज बलिदान करते हुए, देवता और राक्षस गिरते हुए और विशाल तारे बिखरते हुए। ये ताबूत 9 ड्रैगन शवों के पीछे चुपचाप लटका हुआ था, मानो ये युगों युगों के उतार चढ़ाव का भार ढो रहा हो, पृथ्वी की रीढ़ पर भारी दबाव डाल रहा हो। इस समय ताई पर्वत की तलहटी में स्थित कमांड वाहन में चेंगोबांग के हाथ में मौजूद सिगरेट जलकर उसकी उंगली तक पहुंच गई, जिससे एक छाला पड़ गया, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। दर्शक मंच पर लिन किंगक्सू और प्रोफेसर झांग के हाथों में मौजूद नोटबुक जमीन पर गिर गईं और हवा में लहराने लगीं, लेकिन उन्हें उठाने के लिए कोई नहीं गया। ह्यूस्टन स्पेस सेंटर में जॉर्ज और दर्जनों वैज्ञानिक मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जम गए, उनके विश्व दृष्टिकोण चकनाचूर हो गए। इंटरनेट पर बुलेट से संबंधित टिप्पणियां भी गायब हो गईं। इसका वर्णन करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं थी, न ही इसे सत्यापित करने के लिए किसी विज्ञान की आवश्यकता थी। जब ये छवि सचमुच उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो उनके जीन की गहराई से उठी एक सिहरन के कारण उस क्षण में पूरी मानवता सोचने की क्षमता खो बैठी। ये सिर्फ एक दृश्य प्रभाव नहीं था, यह एक भारी हथौड़ा था जिसने मानवता के उस 10,000 साल के सभ्यता के इतिहास को बेरहमी से चकनाचूर कर दिया, जिस पर मानवता को इतना गर्व था। इस क्षण न्यूटन के ताबूत का ढक्कन वेल्ड करके बंद कर दिया गया था, भौतिकवाद की इमारत ढह गई थी। प्राचीन कांसे का ताबूत सीधे माउंट ताई के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे एक विशाल छाया बन रही थी जो संयोगवश पूरे युहुआंग शिखर को ढक रही थी। और उस अंधेरे के ठीक बीच में परित्यक्त अवलोकन स्टेशन के अंदर गू चांगकिंग खड़ा हुआ और उसने अपने कॉलर को सीधा किया। वह महसूस कर सकता था कि आदर्शवाद के बिंदुओं की सुनामी पूरी दुनिया से सिस्टम में बेतहाशा उमड़ रही है। संख्यात्मक उछाल की आवृत्ति इतनी तेज थी कि सिस्टम भी ध्वस्त होने के कगार पर था। इस बार उसने बड़ी जीत हासिल की थी। अगले ही पल स्क्रीन पर मौजूद प्रकाश के धब्बे पूरी तरह से एक दूसरे पर चढ़ गए। पहाड़ की तलहटी में स्थित कमांड सेंटर के अंदर सभी ने सहज रूप से पास की स्थिर वस्तुओं को पकड़ लिया। धमाका, दुनिया ने अपनी आवाज खो दी। उस क्षण भाषा फीकी पड़ गई थी। कोई अनावश्यक विशेषण नहीं थे, केवल एक शुद्ध, हिंसक, शारीरिक गर्जना थी जो मानवीय श्रवण की सीमाओं से परे थी। ताई पर्वत की चोटी पर परमाणु विस्फोट के बाद बनने वाले बादल के छल्ले की तरह एक दृश्यमान सफेद शॉकवेव रिंग अचानक उभरी, जिसने पल भर में आकाश के बादलों को चीर-फाड़ कर दिया। 10,000 टन के भार को वहन करते हुए कांसे का प्राचीन ताबूत युहुआंग शिखर पर स्थित उस चबूतरे पर भारी मात्रा में जा गिरा, जहां गू चांगकिंग ने पहले पंचरंगीय वेदी प्रकट की थी। पूरा कमांड सेंटर बुरी तरह हिल गया, दस्तावेज इधर उधर बिखर गए, कॉफी के कप टूट गए और कुछ लोग तो झटके से सीधे जमीन पर गिर पड़े। भूकंप विज्ञान ब्यूरो से रिपोर्ट। तीव्र भूकंपीय तरंगों का पता चला। भूकंप का केंद्र गहराई 0 किलोमीटर। इसका प्रभाव मापन के अधीन है। इसका दायरा संपूर्ण यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट को कवर करता है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस समय पूरे पूर्वी गोलार्ध की भूपरपटी कराह रही हो। ये कंपन पूरे 1 मिनट तक जारी रहा। जब स्थिति थोड़ी शांत हुई तो ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त होने का जोखिम उठाकर फिर से आसमान में उड़ने लगे। जैसे ही तस्वीरें वापस भेजी गईं, कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया, केवल तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। 9 विशालकाय अजगरों के शव 9 काले इस्पात की विशाल दीवारों की तरह माउंट ताई की भव्य ढलानों पर लटके हुए थे। सूर्य के प्रकाश में उनकी काली परतें एक ठंडी, धातुई चमक बिखेर रही थीं, जो एक हिंसक सौंदर्यबोध से भरी हुई थी। लोहे की विशालकाय जंजीरें चट्टान में गहराई तक धंसी हुई थीं, जिससे वह सरल और रहस्यमय विशालकाय कांस्य ताबूत हवा में लटका हुआ था। माउंट ताई पहले से ही ऊंचा था, लेकिन इन 9 ड्रैगन शवों के जुड़ने से दमन की भावना लगभग स्क्रीन से बाहर निकल आई। वे मृत प्राणियों की तरह नहीं दिखते थे, वे मानो गहरी नींद में सो रहे हों, किसी भी क्षण जागने और आकाश पृथ्वी को निगल जाने के लिए तैयार हों। वह क्या है? एक तकनीशियन ने कांपती हुई आवाज में स्क्रीन के एक कोने की ओर इशारा किया। पीतल का ताबूत पूरी तरह से बंद नहीं था। ताबूत के ढक्कन में मौजूद दरारों से 5 रंगों वाली चमकीली हवा की हल्की हल्की धाराएं धीरे धीरे बाहर निकल रही थीं। वे धुएं से भारी थे लेकिन पानी से हल्के थे। वे जहां से भी गुजरते थे, सूखी वनस्पति तुरंत हरी हो जाती थी, और इस मध्य शीत ऋतु में चट्टानों की दरारों में जंगली फूल खिल उठते थे। वह आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसे सदियों से सील करके रखा गया था। अवलोकन केंद्र के अंदर गू चांगकिंग ने गहरी सांस ली। ताजगी भरा वह एहसास ऐसा था जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरकार सतह पर आ गया हो, या कोई प्यासा यात्री बर्फ जैसा ठंडा कोला पी रहा हो। उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम रही थी। दाव शास्त्र का सचित रूप से पाठ करने की आवश्यकता के बिना भी उसके शरीर में हाल ही में उत्पन्न कड़वाहट का सागर स्वतः ही उबलने लगा। कड़वाहट का सुनहरा सागर उमड़ पड़ा और हवा में तैरती इन उच्च स्तरीय ऊर्जाओं को लालच से निगल गया। क्या ये वह बोनस आइटम है जो ताबूत खींचने वाले 9 ड्रैगनों के पूरे सेट के साथ आता है? इसके अंदर सचमुच एक छोटी सी दुनिया छिपी हुई है। गू चांगकिंग जानता था कि यह लघु संसार मूल कथा के अमर,
लोक का एक अंश मात्र है। गू चांगकिंग ने अपनी मुट्ठी भींची और उसकी उंगलियों के बीच से एक हल्की सुनहरी रोशनी बहने लगी। ये वही आध्यात्मिक ऊर्जा का बीज था जिसे पाने के लिए उसने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। हालांकि यह श्राउडिंग द हेवंस की वास्तविक दुनिया जितना घना नहीं था, लेकिन इस विक्षिप्त ग्रह के लिए ये पौराणिक युग की शुरुआत थी। उसने सिस्टम पैनल पर क्लिक किया। पृथ्वी के पर्यावरणीय मापदंडों को दर्शाने वाले इंटरफेस पर मूल रूप से एक चमकीला लाल शून्य था। अब संख्याएं बेतहाशा बढ़ने लगीं। 0.001.00002.005। हालांकि विकास की गति धीमी थी, लेकिन यह एक गुणात्मक छलांग थी। सब रखरखाव का काम पूरा हो गया है। स्पिरिचुअल क्यूई रिकवरी संस्करण आधिकारिक तौर पर ओपन बीटा में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। गू चांगकिंग खिड़की के बाहर फैली 5 रंगों की धुंध को देख रहा था। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपा रही थीं, उसकी आंखें गहरी थीं। अगर सिर्फ फायदे ही हों तो इंसान जल्द ही डर को भूल जाएगा, लेकिन खून और आग ही इंसान को विकास की कीमत समझा सकती है। एक विचार के साथ उसने समय के इतिहास को याद कर लिया। उन 5 रंगों वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के गुणधर्म स्तंभ में उसने भावहीनता से एक विकल्प का चयन किया। पर्यावरणीय मापदंड समायोजन, आध्यात्मिक ऊर्जा का उग्र उत्कर्ष, कठिनाई स्तर समायोजन, जादूविहीन शहर योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पूर्वी शुभानुआ। आइए इस दुनिया में कुछ तीव्रता लाएं। माउंट ताई के पीछे एक गहरी दूरस्थ चूना पत्थर की गुफा के अंदर। यह मूल रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में एक ब्लाइंड स्पॉट था। एक विशालकाय काला भालू शीत निद्रा में था। 5 रंगों की वायु चट्टानों की दरारों से रिसकर गुफा में प्रवेश कर गई, जो नीचे की ओर भारी मात्रा में जमा हो गई और काले भालू को घेर लिया। काले भालू के नथुने फड़कने लगे। अगले ही पल उसने अपनी आंखें झट से खोल दीं। ये किसी जानवर की अज्ञानी निगाह नहीं थी, बल्कि अत्याचार, भूख और पीड़ा से भरी खून जैसी लाल निगाह थी। गर्जन। गुफा के भीतर एक धीमी सी गुर्राहट गूंज उठी। उसके बाद हड्डियों के चटकने की भयानक आवाज गूंजी। क्रैक क्रैक। वह जमीन पर बेतहाशा लुढ़कने लगा। उसके पहले से चौड़े भालू जैसे पंजे तेजी से लंबे होते गए और उसके नाखून खंजर की तरह नुकीले और काले हो गए, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसके शरीर पर मौजूद फर के नीचे की मांसपेशियां इस तरह फूल गईं जैसे उनमें हवा भरी जा रही हो, जिससे मूल त्वचा खून से लथपथ होकर जबरदस्ती फट गई और तुरंत ही उस पर नए उगे हुए धातु जैसी चमक वाले काले फर आ गए। इसका आकार मूल 2 मीटर से बढ़कर 3 मीटर, 4 मीटर और अंत में 5 मीटर तक पहुंच गया। ये किसी भारी टैंक की तरह था जिस पर जानवरों की खाल चढ़ी हो। वह खड़ा हुआ और उसका सिर सीधे गुफा की 3 मीटर ऊंची छत से टकराया, जिससे मलबा उड़ने लगा। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने विनाशकारी शक्ति से भरे पंजों को देखने लगा। उसके गले से एक अत्यंत मानवीय आह निकली, जो फिर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ में बदल गई। यह उत्परिवर्तन अत्यंत दर्दनाक था। आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके भौतिक शरीर को मजबूत तो किया, लेकिन साथ ही उसके मूल रूप से नाजुक तंत्रिका तंत्र को भी कुचल दिया, जिससे केवल मारने की सबसे आदिम इच्छा ही शेष रह गई। उसे भूख लगी थी। वह मांस खाना चाहता था। पहाड़ से नीचे बड़ी मात्रा में ताज़ा खून और मांस की गंध आ रही थी। ये इंसानों की गंध थी। आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ एक टॉनिक नहीं थी, यह मृत्यु का फरमान थी। यदि आप इसे सहन कर सकते हैं तो यह विकास है जो भविष्य में अमर पूर्वज बनने की ओर ले जाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप राक्षस बन जाते हैं और आपको मानवता के महान शक्तिशाली स्वर्गीय ड्रैगन से एक प्रहार सहना पड़ेगा। पर्वत की तलहटी में कमांड सेंटर। एक बार फिर तीखी चेतावनी की आवाज़ गूंजी। इस बार यह भूकंपीय तरंगें नहीं थीं, बल्कि जीवन पता लगाने वाले रडा की चीख थी। रिपोर्ट। बैक माउंटेन के एरिया 7 में उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता चला है। निगरानी कर रहे एक सैनिक ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, थर्मल इमेजिंग से पता चलता है कि एक विशालकाय जैविक इकाई बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। चेंग गोबांग ने अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। क्या ये कोई पर्यटक है जिसने अभी तक निकासी नहीं की है? नहीं, ये पक्का इंसान नहीं है। सिपाही का चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर का तापमान 60 डिग्री से अधिक है। गति 30 मीटर प्रति सेकंड है। आयतन किसी पैदल सेना के लड़ाकू वाहन के बराबर है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बड़ी स्क्रीन पर उस क्षेत्र की इंफ्रारेड निगरानी शुरू हो गई। रिपोर्ट करो। प्रत्यक्ष संपर्क। कुछ पीछे के पहाड़ से तेजी से बाहर आ रहा है। वीडियो थोड़ा हिल रहा था। घना जंगल ऐसा लग रहा था मानो उसे एक बेकाबू बुलडोजर कुचल रहा हो। जांघों जितनी मोटी चीड़ के पेड़ों की कतारें सीधे टूट गईं और लकड़ी के टुकड़े दोनों ओर उड़ते हुए गिर गए। उड़ती धूल और बर्फ के बीच एक विशाल काली छाया तेजी से बाहर निकली। क्या वह भालू था? नहीं, वह तो असल में पौराणिक कथाओं से निकला हुआ कोई और राक्षस था। वह सीधा दौड़ता था। हर बार जब उसके पंजे जमीन पर पड़ते थे तो धरती कांप उठती थी। उसके शरीर पर खड़े हुए सख्त बाल इंफ्रारेड लेंस के नीचे एक अजीब ठंडी रोशनी दिखा रहे थे। स्क्रीन के माध्यम से भी उसकी खून जैसी लाल आंखें लोगों की आत्मा की गहराई में सिहरन पैदा कर देती थीं। ये किस तरह का राक्षस है? एक कर्मचारी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका विश्व दृष्टिकोण चकनाचूर हो गया था। ये जीव विज्ञान के नियमों का पालन नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह क्या है? ये तो डिफेंसिव लाइन की ओर जा रहा है। चेंग गोबांग ने वॉकी टॉकी को पकड़ लिया। उसके माथे की नसें फूल गईं। ये किसी युद्ध अनुभवी दिग्गज की संकट को भांपने पर होने वाली सहज प्रतिक्रिया थी।
वह अच्छी तरह जानता था कि नाकाबंदी रेखा के पीछे हजारों पर्यटक थे जिन्हें पूरी तरह से निकलने का समय नहीं मिला था, साथ ही वे प्रभावशाली लोग भी थे जो मृत्यु का अर्थ नहीं जानते थे। अगर इस राक्षस को भीड़ पर हमला करने की इजाज़त दे दी जाए तो यह कोई दुर्घटना नहीं होगी, यह एक नरसंहार होगा। सभी इकाइयां सावधान, लक्ष्य ठीक सामने है, दूरी 800 मीटर। दृढ़ संकल्प से भरी चेंग गोबांग की दहाड़ कमांड चैनल में गूंज उठी। आग, इच्छानुसार आग लगाओ, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, इसे पहाड़ से नीचे आने मत दो।